तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 81 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था इवल कार्ड अपनी सोल के बचे हुए टुकड़े की बची कुची पावर्स को यूज करते हुए जाओची के लिए एक पोर्टल ओपन करता है। वो उसे कहता है तुम इस पोर्टल के जरिए एक दूसरी दुनिया में जाओगे जहां पर 24 घंटे तक तुम रह सकते हो। 20 घंटे के बाद तुम्हें वहां से वापस आना पड़ेगा। इस एपिसोड की शुरुआत में अजूरे क्लाउड डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है। हमारा जाओची अपनी पहली लाइफ में मरने के बाद जब दूसरी जगह पर पैदा हुआ था जहाँ पर उसने 24 साल गुजारे थे, वो अजूरे क्लाउड डायनेस्टी ही थी। जाओची किंगजू को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। वो अपने पास से कुछ पिल्स निकालकर किंगजू को दे रहा होता है। जाओची किंगजू से कहता है किंगजू मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुमने जहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें मरने कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। मैं कंप्लीटली तुम्हें हासिल करके रहूंगा। साथ ही जाओची अपनी ह्यूमनली पॉइजनस ब्लेड की पावर को यूज करते हुए इसकी बॉडी के अंदर एनर्जी इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वक्त साइड पर से एक छोटी लड़की चिल्लाती हुई भागती हुई इस तरफ आती है और उसके पीछे 3 गुंडे लगे होते हैं। वो लड़की भागती हुई वहीं पर गिर जाती है और चिल्ला कर कह रही होती है कोई तो मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। और वो तीनों गुंडे उसके करीब पहुंच जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। तो एक गुंडा उस छोटी लड़की को उठा लेता है और कहता है अब जबकि हमने उसकी लड़की को पकड़ लिया है तो देखते हैं कि सू हैंगशॉन अभी अपना मुंह बंद रख पाता है या नहीं। सामने उससे करने को बोला है, क्या वो करता है या नहीं। छोटी लड़की जिसका नाम लिंक है वो चिल्लाकर उसे कहती है तुम सभी बुरे लोग हो, मेरे पापा तुम्हें ढूंढेंगे और उसके बाद तुम्हें मार डालेंगे। तो पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो किडनैपर वहाँ पर उस छोटी लड़की का नाम पुकारता है कि इसका नाम सूलिंग है। जाओची को भी उसका नाम पता चल जाता है। जाओची कहता है कि इस लड़की का नाम मेरी सूलिंग जैसा है, लेकिन फिर भी मैं किसी लड़की को इन गुंडों के हाथों किडनैप होने नहीं दे सकता, मुझे इसे बचाना होगा। वो जल्दी से आगे बढ़ता है और लिंक को जाकर पकड़ लेता है। उसके बाद किडनैपर के ऊपर अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है। जाओची उस लड़की से कहता है लिटिल सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। बाकी के दोनों गुंडे भी उसे कहते हैं तुम कहाँ से आए हो, तुम यहाँ पर हमारे मसले में टांग क्यों उड़ा रहे हो, चलो देखते हैं कि तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। और वो तीनों फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। में से एक वाला आगे बढ़ता है, जाओची उसके ऊपर अटैक करता है, वो पीछे की तरफ गिर जाता है। भाग जबकि बाकी के दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सूलिंग बहुत ज्यादा खुश होती है। वो जाओची से कहती है बिग ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा औसम हो, तुमने मेरी जान बचा ली। जाओची उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है ये छोटी लड़की ये बिल्कुल मेरी सूलिंग की तरह क्यों लग रही है। सूलिंग जाओची से कहती है बिग ब्रदर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, हमारा नाम क्या है। तो जाओची उसे अपना नाम बताता है। वो उसे कहता है मेरा नाम युनची है। सूलिंग उसे कहती है ब्रदर युनची तुम्हारा नाम को जाना पहचाना लगता है, क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं, पर मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग पहले कभी मिले हैं। जाओची उसे कहता है मुझे तुम्हारा नाम भी सुना सुना लगता है, मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम सुना हुआ नहीं लगता बल्कि तुम दिखती भी बिल्कुल वैसी हो। मैं एक दोस्त थी जो कि बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, उसका नाम भी सूलिंग था और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी बिल्कुल तुम्हारी तरह, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे और उसमें काफी कुछ कॉमन है। जबकि हम दोनों को किस्मत ने यहाँ पर मिलवाया है तो चलो ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस छोड़ दूंगा, क्यों ना हम दोनों यहाँ पर आपस में दोस्ती कर लेते हैं। सूलिंग उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, जब तक बिग ब्रदर मेरे साथ रहना चाहे और मुझसे दोस्ती करना चाहे तो मैं उसके साथ दोस्ती जरूर करूंगी, मैं बिग ब्रदर की बहुत ही अच्छी दोस्त बनूंगी। जाओची उसे अपने साथ लेकर किंगजू के पास आ जाता है। वो उसे कहता है पहले हम लोग अपनी दोस्त को देखेंगे, मेरी दोस्त जो कि मेरी वाइफ है वो काफी जख्मी है, पहले हम इसको देखते हैं उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। सूलिंग जाओची से कहती है ये सिस्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल एक गॉडेस की तरह, इतनी खूबसूरत है, तुम्हारे साथ ये लड़की क्या कर रही है, ये कौन है, इसकी हालत ऐसी क्यों है, ये बीमार क्यों है। जाओची से कहता है हाँ ये मेरी वाइफ है, इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है लेकिन ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओची कहता है इस लड़की ने अपनी सारी की सारी पावर को मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के इर्द गिर्द इसको बाहर रखने के लिए जो एनर्जी थी वो भी वेस्ट हो गई और बैरियर टूट गया, जिसकी वजह से वो आइस कोल्ड चिल इसकी बॉडी के अंदर चली गई। क्योंकि ये फ्रोजन क्लाउड पैलेस की एक मेंबर है तो इसने फ्रोजन क्लाउड की आर्ट्स को मास्टर किया हुआ है, जिसकी वजह से ये अभी तक जिंदा है, वरना ये काफी मर चुकी होती उस ठंड की वजह से। सूलिंग जाओची से कहती है बिग ब्रदर जाओची तुम मुझे बहुत ज्यादा जाने पहचाने लगते हो, यहाँ तक कि मेरी फैमिली से भी ज्यादा जाने पहचाने, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। करीब होने पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों है। जाओची से कहता है तुम्हारा घर कहाँ पर है, क्या तुम्हारा घर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, और ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे, ये बुरे लोग कौन थे जो तुम्हें पकड़ना क्यों चाहते थे। सूलिंग से कहती है मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं अपने पापा के साथ बाहर खेलने के लिए आई थी, पापा मुझे बाहर लेकर आए थे, उसी वक्त जब बुरे लोग कहीं से चले आए इन्होंने हमारे पर अटैक किया, सभी लोगों ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, पापा उन सभी के साथ फाइट कर रहे थे, पापा ने मुझे कहा कि जल्दी से भाग जाऊं तो मैं भागते हुए इस तरफ आ गई, मैं भागते भागते काफी ज्यादा थक गई और ये बुरे लोग मेरा पीछा कर रहे थे और भागते भागते सडनली मुझे तुम नजर आए, तुमने जहाँ पर इन बुरे लोगों से मुझे बचा लिया। मुझे नहीं पता कि इस वक्त मेरे पापा कहाँ पर है, लेकिन मेरे पापा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे पापा के लिए जरा भी फिक्र नहीं है, क्योंकि वो उन सभी बड़ी बुरे लोगों को मारने के बाद यहाँ पर मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे, वो मुझे ढूंढ लेंगे। साथ ही वो अपने कपड़ों की तरफ देखती है और कहती है भागते हुए मैं गिर गई थी, जिसकी वजह से मेरी फेवरेट स्कर्ट फट गई है और ये कितनी गंदी भी हो गई है, मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट स्कर्ट थी। जाओची से कहता है तो क्या तुम भागते हुए गिर गई थी, चलो ठीक है मुझे दिखाओ कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, मैं बहुत ही अच्छा डॉक्टर भी हूँ, मैं चेक करता हूँ कहीं पर तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी हुई। जाओची जाकर उसके पास बैठ जाता है और उसका पाँव चेक कर रहा होता है कि उसे घुटने के ऊपर कोई चोट तो नहीं लगी। वो उसे कहता है सूलिंग क्या तुम मुझे इस जगह के बारे में बता सकती हो, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बहुत ही दूर से यहाँ पर आया हूँ, मुझे इस बारे में नहीं पता। सूलिंग की बात सुनते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे कहती है क्या वाकई में तुम यहाँ से बहुत सी दूर की जगह से आए हो, मेरे पापा ने मुझे बताया है कि आसपास की जगह हमारे इस कॉन्टिनेंट के अलावा बहुत सारे पावरफुल कॉन्टिनेंट है और वो जगह बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, हमारी जगह से तो ज्यादा बेहतर और अच्छी है, इसी वजह से तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जहाँ तक कि मेरे पापा जितने ही स्ट्रॉन्ग हो, कि तुम काफी ज्यादा यंग हो, तुम्हारी तरह वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, क्या तुम्हारी तरह वहाँ पर सभी छोटे लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। साथ ही उसे कहती है मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना तो भूल ही गई थी, हमारे क्लैन का नाम ग्रैंड वे क्लैन है, मैं ग्रैंड वे क्लैन से हूँ जो कि एक बड़ी सी माउंटेन के नीचे है, जहाँ पर साउथ की तरफ सबसे बड़ी माउंटेन के नीचे हमारा क्लैन है। तुमने ग्रैंड वे माउंटेन के बारे में सुना है, मेरे पापा ने बताया था कि ये माउंटेन बहुत ज्यादा फेमस है, सभी लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ है, अरे अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट में ये वाली माउंटेन सबसे ज्यादा फेमस है। जाओची इसकी बात सुनने के बाद से कहता हाँ मैंने इस बारे में सुना हुआ है, मेरे मास्टर ने एक बार मुझे बताया था, एंड वो एक माउंटेन जहाँ की 13 बड़ी डिवाइन माउंटेन में से एक माउंटेन है, तो इस बारे में कैसे नहीं सुन सकता। साथ ही वो खामोश हो जाता है और बहुत ज्यादा हैरान भी हो जाता है। जाओची सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अजूरे क्लाउड डायनेस्टी में
में क्या कर रहा हूँ और इस वक्त ग्रैंड वेक माउंटेन के पास क्यों हूँ। रीइंकार्नेट होने के बाद ब्लू विंड एम्पायर में मैंने सभी लोगों से इस बारे में पूछना चाहा था। मैंने सभी से पूछा कि उन्होंने कभी अज़ूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट के बारे में सुना है, तो किसी ने भी नहीं सुना था। किसी को पता भी नहीं था कि अज़ूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट कहाँ पर है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये कोई अलग दुनिया हो, उस दुनिया से बहुत अलग। क्या उस इविल गार्ड ने अपनी बची कुची पावर को यूज करते हुए मुझे अज़ूरे क्लाउड डायनेस्टी में भेज दिया है। मैंने फिनिक्स के ट्रायल को पास किया था, उसने मुझे बताया था मेरे ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से रीइंकार्नेशन का साइकिल एक्टिवेट हुआ था और मैं दूसरी जिंदगी जीकर दोबारा से वापस आ गया हूँ। उसके बाद जब मुझे अज़ूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो मुझे तो ऐसे लगा था कि ये एक सपने की तरह था, जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में अपनी जिंदगी जीकर वापस से उसी दुनिया में आ गया हूँ और अपनी बॉडी में जिंदा हो गया हूँ। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि अज़ूरे क्लाउड डायनेस्टी वाकई में है, मुझे किसी ऐसी जगह पर है जिसके बारे में ब्लू विंड एम्पायर के लोगों को नहीं पता। सूलिंग ज़ाओची से कहती है, बिग ब्रदर तुम्हें क्या हुआ, तुम किस बारे में सोच रहे हो। ज़ाओची सूलिंग से कहता है, सूलिंग क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे इस कंट्री का नाम क्या है, तुम्हारी ये जो ग्रैंड वेक माउंटेन है ये कौन से कंट्री में आती है। ज़ाओची सोच रहा होता है, अगर मैं सही हूँ ग्रैंड वेक माउंटेन को सब वेक कंट्री में आना चाहिए। तो तुझे लड़की कहती है कि हम लोग सब वेक कंट्री में है, तो इसका मतलब वाकई में अज़ूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट में हूँ जहाँ पर मैं रीइंकार्नेट होकर पहली बार आया था। सूलिंग उसे कहती है, हम लोग सब वेक कंट्री में है। इस वक्त हमारा अज़ूरे क्लाउड्स 1999 पर फाउंड ईयर चल रहा है। ज़ाओची उसकी बातें सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है जब मैंने यहाँ पर उस बड़ी सी माउंटेन के ऊपर से जंप लगाकर खुदकुशी की थी कि मैं इस हीवनली पॉइजनस ब्रीड को उन सभी लोगों से बचा सकूं जो लोग मुझसे इसको छीनना चाहते थे। उस वक्त अज़ूरे क्लाउड्स 2014 पर फाउंड ईयर चल रहा था और उसके बाद से जब मैं रीइंकार्नेट हुआ हूं तो सिर्फ 1.5 साल का अरसा गुजरा है मुझे रीइंकार्नेट हुए ब्लू विंड एम्पायर में। साथ ही ज़ाओची सूलिंग के पांव के ऊपर एक जख्म के निशान को देखता है और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। ज़ाओची कहता है, ये स्कार का निशान तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मेरी सूलिंग की टांग के ऊपर था। उसने मुझे कहा था कि जब उसकी उम्र 7 साल थी तो उसे एक छोटे से लिटिल स्नो मिंक्स ने काट लिया था। सूलिंग ज़ाओची से कहती है, तुम मेरे जख्म को खूर कर क्यों देख रहे हो, ये तो बहुत पुराना है। जब मैं 7 साल की थी एक छोटे से स्नो मिंक्स ने मुझे काट लिया था। ऐसे भी उस छोटे से स्नो मिंक्स के ऊपर ब्लेम नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो तो अपने आराम से बैठा हुआ था, मैंने उसकी पूंछ के ऊपर पाँव रख दिया था, वजह से उसने मुझे काट लिया। लेकिन उसके बाद हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। ज़ाओची को ये बात सुनते ही कंफर्म हो जाती है कि ये इसकी अपनी ही सूलिंग है। वो ज़ाओची जल्दी से उसे गले से लगा लेता है। ज़ाओची सोच रहा होता है, ये तो वाकई मेरी सूलिंग है। सब कुछ तो एक बड़े से सपने की तरह लग रहा है, लेकिन ये सपना नहीं है। लगता है कि इविल गॉड ने अपनी बची कुची पावर्स को यूज करते हुए मुझे दोबारा से यहाँ पर भेज दिया है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो वाकई में एक सपनों की दुनिया हो जहाँ पर उसने मुझे कुछ अर्सा के लिए रेस्ट करने के लिए भेजा है। सूलिंग ज़ाओची से कहती है, बिग ब्रदर तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें क्या हुआ, मेरी किसी बात की वजह से तुम बहुत ज्यादा दुखी हो गए हो या फिर तुम्हारी आंख में कुछ चला गया है। अगर कुछ चला गया तो मुझे बताओ, मैं फूंक मार के इसको निकाल देती हूँ। ज़ाओची से कहता है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतना अच्छा तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया, तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो ठीक है, मैं तुम्हारी टांग के ऊपर जो तुम्हारे जख्म है उनको हील कर देता हूँ, अभी गिरने की वजह से तुम्हें लगे हैं। सूलिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है, ब्रदर तुमने तो मेरे सारे जख्मों को बहुत ही जल्दी हील कर दिया, तुम वाकई में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो। ज़ाओची से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ और ये तो मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। इस वक्त उसके पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो दूर से चिल्लाकर उसे कहते हैं, सूलिंग तुम कहाँ पर हो। सूलिंग वहीं से चिल्लाकर अपने पापा से कहती है, पापा मैं यहाँ पर हूँ, पापा जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। पापा भी भागते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। सूलिंग के फादर इस वक्त ग्रैंड वेक क्लैन के ग्रैंड मास्टर हैं। जल्दी से आकर अपनी बेटी को उठा लेते हैं और उसे कहते हैं, सूलिंग तुम्हें इतनी दूर भागकर आने की क्या जरूरत थी, क्या किसी ने तुम्हारा पीछा किया, कहीं तुम्हें किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया, मैं कोई चोट तो नहीं लगी। सूलिंग अपने फादर से कहती है, नहीं पापा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिग ब्रदर जुंची ने मेरी मदद की, इसने उन बुरे लड़कों को यहाँ से भगा दिया और मुझे बचा लिया और साथ ही मेरा इलाज भी किया। बिग ब्रदर जुंची वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 81 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 82 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सूलिंग के पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं और सूलिंग से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो। सूलिंग उन्हें बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ब्रदर ज़ाओची ने मेरी जान बचाई है, इसने उन बुरे लोगों को यहाँ से मारकर भगा दिया। सू हैंगशन ज़ाओची से कहते हैं, लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली। उसे कहता है, सीनियर सू आपको यहाँ पर थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी बहुत ज्यादा प्यारी और क्यूट है, मेरी जगह पर कोई और भी होता तो वो उसको मुश्किल में देखकर इसकी मदद जरूर करता, तो मेरा फर्ज बनता था, मैंने इसकी मदद की है। तो मास्टर सू की नजर किंगजू पर पड़ती है। वो किंगजू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लिटिल ब्रदर लगता है कि तुम्हारी दोस्ती हालत काफी ज्यादा खराब है, तो क्या हुआ है, क्या बहुत ज्यादा बीमार है, वो तो वहाँ पर बेहोश पड़ी है। ज़ाओची से बताता है, वो उसे कहता है, मास्टर सू वो मेरी बीवी है और उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ठंडी हवा चली गई है क्योंकि हम लोग एक ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड थी, इसी वजह से वो बीमार है, अभी तक बेहोश है और ऊपर से उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा जख्मी है। मुझे लगता है कि वो काफी देर तक किसी तरह बेहोश रहने वाली है। मास्टर सू ज़ाओची से कहते हैं, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम दोनों किसी बहुत ही दूर दराज की जगह से आए हो, इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे ग्रैंड वेक लेन में वापस चल सकते हो, वहाँ पर कुछ दिनों तक रहना, वहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है, तुम्हें तुम्हारी बीवी को हील करने के लिए मेडिसिन भी मिल सकती है। साथ ही मास्टर सू सोच रहे होते हैं, इन दोनों की बैकग्राउंड मुझे कुछ सिंपल नहीं लगती कि ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग है, ये अभी सिर्फ 17 साल का है और ये अपनी स्पिरिट प्रोग्राम के फर्स्ट लेवल पर है, जबकि वो लड़की जो बेहोश पड़ी है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लगता है कि ये दोनों किसी बहुत ही पावरफुल सेक्टर के हीयर्स होंगे या फिर किसी बड़ी फैमिली से होंगे। ज़ाओची किंगजू को उठा लेता है और उनसे कहता है, हाँ आपके इस जूनियर को रहने के लिए जगह तो चाहिए, ठीक है हम लोग आपके साथ ग्रैंड वेक क्लैन में चलेंगे, एक बार मेरी वाइफ ठीक हो जाए उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। चारों लोग वहाँ से ग्रैंड वेक माउंटेन की तरफ वापस मुड़ पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए ज़ाओची मास्टर सू से पूछता है, मास्टर सू मुझे ये बताएं आपके ऊपर किसी ने अटैक किया था, आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर खेलने के लिए आए थे, क्या उसी वक्त किसी ने अटैक किया था, बताया कि आपकी फैमिली के सीक्रेट्स को किसी
डिसीजन लीक किया है, वरना आपके और आपकी बेटी के बारे में किसी को कैसे पता होगा कि आप लोग यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं। मिस्टर सू जाओची से कहते हैं यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल गैंग है जिसको ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है। सारा हमारी फैमिली के इंटरनल मैटर्स की वजह से हो रहा है। तो ये फैमिली के अंदर गद्दी को छीनने के लिए काफी कुछ हो रहा है, यानी कि वो मेरे जो छोटे भाई और बड़े भाई हैं वो लोग आपस में फाइट करते रहते हैं क्योंकि उन्हें मेरी पोजीशन चाहिए। इसी वजह से उन्होंने इस गैंग को भी सब में शामिल कर लिया है। मुझे लगता है कि वो मेरी बेटी को किडनैप कर लेंगे तो मुझे मजबूर कर सकते हैं मेरी पोजीशन से हटाने के लिए। नेक्स्ट सीन ग्रैंड वेक माउंटेन का दिखाया जाता है। ग्रैंड वेक माउंटेन के नीचे इनका ग्रैंड वेक क्लैन होता है, तो ये सभी लोग अपने क्लैन में पहुंच जाते हैं। मास्टर सू का पैलेस काफी ज्यादा बड़ा होता है। टूलिंग जाओची से कहती है, ब्रदर जाओची क्या तुमने देखा हमारा घर कितना ज्यादा बड़ा है। टूलिंग का बड़ा भाई भी भागता हुआ अंदर से बाहर आ जाता है। इसका नाम सू हाउरैन होता है। सू हाउरैन भागता हुआ वहाँ पर आता है और अपने फादर से कहता है, फादर क्या आप ठीक है? मैंने सुना है कि आप लोगों के ऊपर अटैक हुआ था, ये आपको कोई चोट तो नहीं लगी? सूलिंग कैसी है, क्या वो ठीक है? मास्टर सू अपने बेटे हाउरैन को उन दोनों के बारे में बताते हैं। वो उसे कहते हैं, ब्रदर जुंची ने वहाँ पर हमारी हेल्प की है, तुम्हारी बहन को किडनैपर्स वहाँ पर किडनैप करने वाले थे, तो जाओची ने वहाँ पर तुम्हारी बहन की जान बचाई है। उसके बाद इसकी बीवी क्योंकि बीमार थी इसलिए हम इन दोनों को अपने साथ ले आए हैं। ये लोग कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेंगे, तुम्हें इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा और साथ ही सूलिंग की जान बचाने के लिए तुम्हें इनको थैंक यू भी बोलना चाहिए। तो हाउरैन जल्दी से आगे बढ़ता है और जुंची से कहता है, ब्रदर जुंची तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी बहन और मेरे फादर की जान बचाई। लेकिन जैसे वो उसकी बीवी की तरफ देखता है तो उसकी लाट टपकना शुरू हो जाती है। तो हाउरैन कहता है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्या ये कोई गॉडेस है? कि हमारा जाओची ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। जाओची कहता है, जरा इसकी तरफ देखो सही, ये मेरी बीवी को किस तरह घूर घूर कर देख रहा है, इस तरह देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। मास्टर सू अपने बेटे और जाओची से कहते हैं, मुझे अभी कुछ काम करने हैं, मैं अपनी बेटी के साथ अंदर जा रहा हूँ। हाउरैन से कहते हैं, हाउरैन मैं चाहता हूँ कि तुम जुंची और उसकी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखो, इन दोनों को इनका स्पेशल रूम दे दो, इनको गेस्ट रूम में जाकर ठहरा दो। हाउरैन कहता है, ठीक है डैड, मैं आपके इस काम को जरूर पूरा करूंगा। वो जाओची से कहता है, ब्रदर जाओची प्लीज मुझे फॉलो करो, और वो साथ ही उनके आगे आगे चल रहा होता है, साथ सोच रहा होता है, बीवी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये मुझे चाहिए। जाओची अपनी किंगजू को लेकर रूम के अंदर आ जाता है और उसे बिस्तर के ऊपर लिटा देता है। जाओची कहता है, उस कमीने की हिम्मत कैसी हुई उस हाउरैन की, मेरी किंगजू की तरफ इस तरह कैसे देख सकता है? देखा उसकी लाट टपक रही थी। हाँ मेरी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी बीवी को इस तरह गंदी नजर से देखे। जाओची किंगजू को लिटा देता है और कहता है, इसकी परफॉर्म वेन्स के तो अब काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन इसकी परफॉर्म एनर्जी को वापस लौटाने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा, इतना काफी नहीं है कि यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम गुजारना पड़ेगा। मुझे मोली से पूछता है, मोली क्या तुम्हें कोई तरीका पता है, क्या तुम्हें कोई ऐसा तरीका पता है जिससे मैं इसकी एनर्जी को जल्दी से जल्दी वापस लौटा सकूं? मोली उसे कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी मास्टर के पास एक तरीका है, तुम इसकी जान बचा सकते हो और साथ ही इसकी परफॉर्म एनर्जी को इसको वापस लौटा सकते हो। सिर्फ इसकी परफॉर्म एनर्जी वापस आएगी, बल्कि हो सकता है कि इसकी कल्टीवेशन भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ये तुम्हें अपने एम्परर वेकनिंग हार्ट लोटस को यूज करना पड़ेगा, जो कि तुम्हें वहाँ पर ड्रॉम से मिला है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, कि वो एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर है। अगर तुम उसको कंज्यूम करते हो डायरेक्टली स्काई परफॉर्म ड्रॉम में एंटर कर सकते हो। तुम्हें पहले इस बारे में सोचना होगा, क्या तुम अपने उस लोटस फ्लावर को बीवी को देने को तैयार हो? जाओची से कहता है, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, मेरे लिए वो लोटस वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको निकल कर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी वाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, इसने मेरी जान बचाने के लिए सब कुछ किया है, मैं वो लोटस का फ्लावर इसको दे दूंगा। मोली उसे कहती है, पागल मत बनो, एक बार फिर से इस बारे में सोच लो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम उस फ्लावर को खुद के लिए यूज करते हो, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो, तुम डायरेक्टली स्काई परफॉर्म ड्रॉम में चले जाओगे और उससे आगे एम्परर परफॉर्म ड्रॉम आती है, तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और कोई भी इस एज में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। दूसरे इंसान की जान बचाने का मतलब यह है कि तुम्हारे हाथ से ये बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। अब बेवकूफ मत बनो और अपने फ्लावर को अपने लिए यूज करो। लेकिन जाओची जल्दी से अपने लोटस फ्लावर को निकाल लेता है। मोली से कहता है, मास्टर मुझे पता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं अपनी वाइफ की जान बचाऊं। तो मेरी इसके साथ शादी हुई है, ये कानूनी तौर पर मेरी बीवी है और बीवी होने के नाते क्योंकि इसका हस्बैंड हूं, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बीवी का पूरी तरह से ख्याल रखूं। इसने अपनी परफॉर्म एनर्जी को खो दिया मेरी जान बचाने के लिए, तो क्या मैं इसकी जान बचाने के लिए अपने लोटस फ्लावर को कुर्बान नहीं कर सकता? जबकि मोली चिल्लाकर उसे कह रही होती है, अपनी बकवास बंद करो। मोली से कहता है, कभी तुम मेरे सामने इस तरह बेहोश पड़ी हुई तो तुम्हारे लिए मैं किसी लोटस फ्लावर को इसी तरह कुर्बान कर दूंगा। जाओची अपने लोटस फ्लावर को निकालता है, अपने ह्यूमनली पॉइजनस बीड को यूज करते हुए इसको रिफाइन करता है और उसे एक पिल बना लेता है। फिंग कहता है, मुझे लगता है कि ये वाली पिल बहुत ज्यादा पावरफुल है, ना सिर्फ हमारी किंगजू की परफॉर्म एनर्जी वापस आ जाएगी बल्कि ये लेवल अप भी करेगी। चलो ये तो बाद में पता चलेगा कि इस पिल को निगलने के बाद एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा बढ़ती है। जाओची इसका मुंह खोलता है और इस पिल को उसके मुंह में डाल देता है और कहता है, तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया मेरी जान बचाने के लिए, तुम ऐसा नहीं करती तो मैं अब तक मर चुका होता। तुम्हारे लिए ऐसा क्यों नहीं करूंगा, मैं अपने लोटस फ्लावर को तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। देर के बाद किंगजू लोटस फ्लावर की पिल को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे होश हो जाती है। वो अपनी आंखें खोलती है और सामने से जाओची दिखाई देता है। वो उसे कहती है, हम लोग कहाँ पर हैं? जाओची उसे कहता है, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आराम से लेटी रहो, हम लोग बिल्कुल सेफ है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लोग उस जगह से बाहर निकल चुके हैं और इस वक्त हम लोग एक सेफ जगह पर हैं। फिर तुमने वहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए अपनी परफॉर्म एनर्जी मुझे दे दी थी, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई। इसी वजह से मेरे पास जो लोटस फ्लावर था वो लोटस फ्लावर मैंने तुम्हें दे दिया है। अब आराम से यहीं पर लेटे लेटे उसको एब्जॉर्ब करो ताकि उसकी कंप्लीट पावर तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। किंगजू ये बात सुनते ही जल्दी से शर्माते हुए दूसरी तरफ घूम जाती है। जाओची से कहता है, अब तुम्हें सबके बारे में सोचकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शर्माने की जरूरत है। हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है और हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा कर सकते हैं। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की फिक्र नहीं की तो मैं अपने लिए लोटस फ्लावर की फिक्र क्यों करूँ? वो मेरे लिए इतना भी खास नहीं था। उसी वक्त दरवाजे पे नॉक होती है। सूलिंग अंदर आती है और उसे कहती है, बिग ब्रदर जुंची ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हें ये बताने के लिए कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कुछ लोग आने वाले हैं और वो काफी ज्यादा बुरे लोग हैं। पापा को उनसे बात करनी है, तुम यहीं पर रहना, यहाँ से बाहर मत निकलना। जाओची उसे कहता है, ठीक है मैं समझ गया। साथ ही वो सोच रहा होता है अब यहाँ पर बुरा क्या होने वाला है, कौन से बुरे लोग यहाँ पर आने वाले हैं। उसे कहती है, बिग ब्रदर अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, जब बिग सिस जाग जाएंगी तो फिर हम दोनों खेलने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट सीन क्लैन के कॉन्फ्रेंस हॉल का दिखाया जाता है। मास्टर सू अपनी पैट्रियार्ची कुर्सी पर बैठे होते हैं और उसके सामने उसका कजन ब्रदर होता है जिसका नाम हैंगजुई है। सू हैंगजुई इसकी गद्दी को हासिल करना चाहता है। वो उसे कहते हैं, हैंगजुई तुम कब से मेरी पोजीशन को छीनना चाहते हो और अब तो तुमने हाथ ही पार कर दी,
तुमने मेरी बेटी को भी किडनैप करने की कोशिश की और मेरे ऊपर भी अटैक किया। मुझे कब से ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरी पोजीशन के पीछे हो, लेकिन कभी मैंने तुम्हारे ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं किया और ना ही तुमसे डायरेक्टली इस बारे में बात की, क्योंकि मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा था। तुम मेरे कजन ब्रदर हो, लेकिन अब तुम ब्लैकवुड की गैंग वालों के साथ मिल चुके हो और उनके साथ मिलकर मुझे किडनैप करने या फिर मुझे मारने की प्लान बना रहे हो। साथ ही वहाँ पर एक और लड़का होता है जिसका नाम ली जुंजी होता है। तो सूद से कहते हैं ली जुंजी, क्या तुम इस बारे में भूल चुके हो? जब तुम मरने वाले थे हमारे क्लैन के एल्डर्स ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हें अपनी क्लैन में रहने की जगह दी थी। तो तुम इसी तरह हमारे ग्रैंड में क्लैन के एल्डर्स की इसका बदला चुकाने वाले हो। ली जुंजी उसे कहता है मास्टर सू, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ पर काइंडनेस का बदला चुका रहा हूँ। एल्डर्स ने मेरी जान बचाकर मुझे इस क्लैन में रहने की जगह दी, तो अब मैं इस क्लैन को बचा रहा हूँ तुम्हारे जैसे इंसान से। तुम इस क्लैन को चलाने के लायक नहीं हो। ली जुंजी उसे कहता है जल्दी से अपनी क्लैन हेड की पोजीशन से रिजाइन करो और साथ में वो चाबियां दो उस ट्रेजर रूम की जहाँ पर वो सेक्रेट ऑब्जेक्ट रखी हुई है, स्पेशल खजाने की, जो कि हमारे एल्डर्स सॉवरेन वाटर होली लैंड से लेकर आए हैं। और वो ट्रेजर तुम हमें दे दो, उसके बाद हम लोग ब्लैकवुड के लोगों के साथ मिलकर के पूरे एरिया पर कब्जा कर लेंगे। तो चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले तुम्हारे साथ देंगे? ये लोग बहुत बड़े कमीने हैं जो किसी के भी सगे नहीं है। फिर हम लोग इनके साथ मिलकर काम करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि हम लोग किसी टाइगर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो कि हमारी क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देगा। अपने पिछले कई सौ साल से अपनी क्लैन की रेपुटेशन बनाई है, ये ब्लैकवुड गैंग वाले हमारी रेपुटेशन को खराब कर देंगे। वहीं पर इनके ग्रैंड एल्डर भी बैठे होते हैं जिसका नाम सू वैंगजी होता है। सू वैंगजी से कहते हैं सू हैंगशान, अगर तुम इनके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम्हें ब्लैकवुड के लोगों के साथ काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आज तुम्हें रिजाइन करना पड़ेगा और सेक्टर के ट्रेजरी रूम की जो कीज है वो भी हमें देना पड़ेगी। जाउची भी वहीं पर खड़े इनकी बातें सुन रहा होता है। जाउची कहता है कि सभी लोग ब्लैकवुड गैंग के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, जबकि हमारे क्लैन मास्टर ऐसा नहीं चाहते। इसी वजह से ये लोग इसे इसकी पोजीशन से हटाना चाहते हैं। ये लोग इससे ट्रेजरी की चाबियां मांग रहे हैं। आखिर इनके पास कौन सा स्पेशल ट्रेजर है जिसके लिए ये लोग इसको गद्दी से हटाना चाहते हैं? यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 82 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 83 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर सू अपने कजन सू हैंगजू और उसके साथ लिंग जुंजी से कह रहे होते हैं कि तुम दोनों बहुत बड़े कमीने हो, तुम्हें बस मेरी पोजीशन चाहिए, इसी वजह से तुम ये सब कुछ कर रहे हो। मैं काफी अर्से से तुम दोनों को नोट कर रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम दोनों तो सुधरने का नाम भी नहीं ले रहे। तो वहीं पर एक ग्रेट एल्डर भी बैठी होती है। ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं तू हैंगशान, आज चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी गद्दी को तो छोड़ना पड़ेगा और साथ ही तुम्हें हमें अपनी ट्रेजरी रूम की चाबियां भी देना पड़ेगी। पर जाउची भी वहीं पर खड़ा ये सब कुछ सुन रहा होता है। जाउची सोच रहा होता है लगता है कि ये लोग आज ऐसे नहीं मानने वाले, ये इसकी पोजीशन को छीन कर रहेंगे और साथ ही वहाँ पर ट्रेजरी में रखा हुआ खजाना कौन सा है जो इनको चाहिए। सू हैंगजू से कहता है मेरा बेटा हाइजू जो कि 20 साल का है वो अपनी स्पिरिट परफॉर्म के 8वें लेवल तक पहुंच चुका है, यानी कि वो एक बहुत बड़ा जीनियस है। पर तुम्हारे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसके लायक हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ट्रेजरी रूम में जो स्पेशल आर्टिफैक्ट है, जो भी खजाना रखा हुआ है, स्पेशल चीज को तुम मेरे बेटे को दे दो। अगर मेरा बेटा उसको यूज करता है तो अगले 10 साल में जी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, हमारे क्लैन की तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। सू हाइजू भी जल्दी से आगे बढ़ता है। तो सू हाइजू के फादर उसे कहते हैं सू हैंगशान कि तुम मेरे बेटे से बहुत ज्यादा जेलस हो क्योंकि तुम्हारा बेटा हाउरैन बिल्कुल बेकार है, वो तो स्पिरिट परफॉर्म के 3rd लेवल पर है। तो तुम यहाँ पर अपने बेटे हाउरैन को मेरे बेटे हाउजू के साथ फाइट करने के लिए भेजो। इन दोनों में यहाँ पर फाइट करवाते हैं, देख लेते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो जीतेगा वो स्पेशल खजाना उस बंदे को मिल जाएगा जो भी यहाँ पर फाइट को जीतेगा, या तो वो तुम्हारे बेटे को मिलेगा या फिर मेरे बेटे को मिलेगा। हाउजू आगे बढ़ता है और अपने कजिन से कहता है ब्रदर हाउरैन चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, हम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करते हैं और दिखाते हैं इनको कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन इस फाइट को जीतता है। ग्रेट एल्डर यहाँ पर एक प्रस्ताव रखते हैं। वो हैंगशान से कहती है जज हैंगशान मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डिसाइपल्स में से किसी भी एक डिसाइपल को चूज कर लो जिसकी उम्र 20 साल से कम हो, फिर 20 साल हो। अपने बेटे के साथ साथ तुम किसी को भी चूज कर सकते हो। वो हाइजू को यहाँ पर हरा दिया, अगर उसने हाइजू को हरा दिया तो दोबारा तुम्हारे साथ पैट्रियार्च की गद्दी के लिए कभी बात नहीं करेंगे, यहाँ से चुपचाप वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारा हाइजू यहाँ पर तुम्हारे किसी भी डिसाइपल जिसको तुम चूज करते हो उसको हरा देता है तो फिर तुम्हें गद्दी को छोड़ना पड़ेगा। पैट्रियार्च हैंगशान सोच रहे होते हैं हालांकि हैंगजू मेरा कजन ब्रदर है और इसका बेटा मेरा भतीजा है और इसकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा अच्छी है। अगर इनकी सोच अच्छी होती, इनके इरादे भी नेक होते और हमारे क्लैन के लिए अच्छे होते तो मैं अपनी गद्दी को इनको देने में कोई भी इतराज नहीं था। मैं अपनी गद्दी खुशी खुशी इनको दे देता क्योंकि ये है तो मेरा भतीजा ही। ये बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है और हमारे क्लैन के लोगों के लिए अच्छे नहीं होंगे, इसी वजह से मैं अपनी पोजीशन इनको नहीं दे सकता। हमारे जाउची से रहा नहीं जाता, वो वहाँ पर बाहर निकल आता है। ग्रेट एल्डर से कहता है ग्रेट एल्डर आपका आइडिया तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, आप एक महान एल्डर है, इसी वजह से आपने एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। मुझे आपका आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया। जबकि आपने यहाँ पर प्रस्ताव रखा है तो फिर ठीक है, कल हैंगजू की तरफ से यहाँ पर मैं फाइट करूंगा, आपके इस लड़के हाइजू के साथ मैं फाइट करता हूँ, तो देखते हैं कि हमें से कौन जीता है। जाउची छोटी सिंह से कहता है तुम्हें यहीं पर रहना होगा, तुम्हारे फादर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, हालांकि तुम यहाँ पर फैमिली मीटिंग में चली आई हो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर दूर खड़ी ये सब कुछ देखो, जब तक कि मैं अपनी फाइट को जीत नहीं लेता तब तक तुम वहाँ पर मत आना। लिंग काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, वो उसे कहती है ब्रदर जुंजी लेकिन तुम्हारा क्या होगा। जो उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है लिंग क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? फिर वाकई में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ तो फिर मेरे साथ आओ, तुम्हें भी मेरे साथ ही रहना चाहिए। कोई भागती भी आगे बढ़ती है और उसे कहती है हाँ क्यों नहीं ब्रदर जुंजी, मुझे तुम्हारे पर पूरा विश्वास है कि तुम मुझे बचा लोगे, तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे। मुझे भी सोच रहा होता है मेरी पिछली लाइफ में इसको बचा नहीं पाया था, ये मेरे हाथों में दम तोड़ गई थी, लेकिन इस बार कुछ भी हो जाए मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा और इसके सर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। यहीं पर ब्लैकवुड गैंग का लीडर भी खड़ा होता है। उसका एक साथी उसे कहता है सर ये वही बंदा है, इसने जंगल में हमारे पर अटैक किया था, हमने इस लड़की को किडनैप कर ही लिया था, लेकिन उसी वक्त इसने हमारे पर अटैक करके इस लड़की को बचा लिया था। क्योंकि उनका बॉस उसे
कहता है बेवकूफो, ये लड़का तो स्पिरिट परफॉर्म ग्राउंड के फर्स्ट लेवल पर है। तुम लोगों ने एक लड़के को अपने आप को हराने कैसे दे दिया? तुम्हारा प्लान फेल कर दिया सिर्फ एक लड़के की वजह से। बॉस आगे बढ़ता और हैंगजुई से कहता है हैंगजुई, यही वो लड़का है जिसने हमारे प्लान को फेल कर दिया। हम तो तुम्हारी भतीजी को किडनैप करने ही वाले थे, लेकिन इस लड़के ने वहाँ पर आकर हमारे गुंडों को वहाँ से भगा दिया। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे निपटना मुश्किल हो सकता है। हैंगजुई से कहता है मैं तो सोच रहा था कि इस लड़के को कहाँ पर ढूंढूं ताकि मैं इससे बदला ले सकूं मेरे प्लान को फेल करने की वजह से, लेकिन अब ये यहाँ पर खुद ही आ गया है तो मेरा बेटा इससे मेरा बदला लेगा। साथ ही वो टेलीपैथी को यूज करते हुए अपने बेटे से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम कोई ना कोई बहाना ढूंढो और इस लड़के को एक अच्छा सबक सिखाओ, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा ठीक है, और हो सकता है कि एक्सीडेंटली तुम इसको मार भी डालो, ये भी ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बेटा उसे कहता है ठीक है फादर, जैसा आपने कहा वैसे ही करता हूँ। हैंगजुई ज़ाओची से कहता है तुम कहाँ से आए हो? तुम हमारे ग्रैंड वे क्लैन के मेंबर तो नहीं दिखाई देते हो, ना ही तुम यहाँ के कोई स्टूडेंट दिखाई देते हो, इसलिए चुपचाप यहाँ से हमारे सामने अपना सर झुकाओ, माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि तुम हमसे फाइट करने के लायक नहीं हो। अगर तुम यहाँ पर मेरे सामने अपना सर झुकाकर माफी मांगकर यहाँ से नहीं जाते तो उसके बाद यंग मास्टर खुद तुम्हारे सर को नीचे झुकाएगा, तुमसे माफी मंगवाएगा और फिर तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देगा। लिनफेंग हैंगजुई का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम यहाँ पर ग्रैंड वेक माउंटेन के सबसे बड़े जीनियस हो, लेकिन जरा अपनी तरफ देखो तो सही, तुम्हारा खुलिया तुम्हारी शक्ल भी मुझसे बहुत ज्यादा बुरी है, तुम तो मेरे साथ कंपेयर करने के लायक भी नहीं हो, पर से तुम्हारा मुंह भी बहुत ज्यादा गंदा है और तुम्हारे इन घटिया अल्फाज को सुनकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। अगर तुम लोगों ने खुद ही यहाँ पर चैलेंज का प्रस्ताव रखा है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। तो हैंगजुई भी जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता है और ज़ाओची से कहता है चलो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर फाइट करते हैं, ये यंग मास्टर तुम्हें एक लेसन सिखाने वाला है कि किसी के साथ कैसे बात की जाती है। ज़ाओची लिंग को उतार देता है और कहता है जाओ जाकर अपने फादर के पास बैठ जाओ, पहले मैं इस बुरे लड़के से फाइट कर लूं, उसके बाद तुम्हारे पास आता हूँ। ज़ाओची हायू से कहता है हायू चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है, चलो फिर फाइट करते हैं। हायू जल्दी से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए ज़ाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो अपनी तलवार के साथ डायरेक्टली ज़ाओची के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जबकि हमारा ज़ाओची अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। तभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, ये हायू की तलवार को अपने हाली हाथ के साथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, क्या ये वाकई में हायू की तलवार को पकड़ पाएगा? ऐसी तलवार ज़ाओची के करीब पहुंचती है, ज़ाओची अपने हाथ के साथ उसकी तलवार को पकड़ लेता है। उसकी तलवार को पकड़ने के बाद उससे कहता है पर तुम मरने वाले हो मैं नहीं। ज़ाओची अपने हाथ को नीचे की तरफ झटकता है, जिसकी वजह से हायू वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसका हाथ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर साथ ही वो गुस्से के साथ चिल्लाकर ज़ाओची को गाली देने लगता है। ज़ाओची उसी वक्त बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है, उसकी चेस्ट में एक जबरदस्त पंच मारता है, सिर्फ एक ही पंच, और हायू वहीं पर नीचे गिर जाता है। हायू का फादर हैंगजुई साथ में लिंगजी दोनों भागते हुए आगे बढ़ते हैं और हायू को उठा लेते हैं। लिंगजी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की और उसको नुकसान पहुंचाने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो हमारे ज़ाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मास्टर सू चिल्लाकर ज़ाओची से कहते हैं लिटिल ब्रदर ज़ाओची तुम्हें बहुत सा ध्यान रखना होगा, इस बंदे की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है। ज़ाओची को भी महसूस हो जाता है कि इसकी कल्टीवेशन उससे एक लेवल अप है। ली जुनजी इस वक्त अर्थ परफॉर्म ग्राउंड पर है, इसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ज़ाओची जल्दी से अपनी बड़ी सी तलवार को निकाल लेता है और कहता है मैं इसके साथ इस तरह फाइट नहीं कर सकता, मुझे भी अपनी तलवार निकालना पड़ेगी। ली जुनजी जैसी ज़ाओची के ऊपर अटैक करता है, ज़ाओची अपने फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार मूव को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे लू जुनजी भी उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिर जाता है और वो भी जख्मी हो जाता है। मास्टर सू भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है इस लड़के जुनजी ने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ दो एक्सपर्ट्स को हरा दिया है, कल्टीवेशन लेवल इस लड़के से ज्यादा है, इसका मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। छोटी लिंग भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, दूर से चीयर करते हुए कह रही होती है ब्रदर जुनजी तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा महान और पावरफुल हो। तो ज़ाओची ली जुनजी को हराने के बाद उसे कहता है ली जुनजी जैसा कि क्लैन मास्टर ने कहा हमारे क्लैन के कैल्डर ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हें क्लैन में रहने की इजाजत दी, लेकिन तुमने उनके एहसान का बदला किस तरह चुकाया? तुम एक गद्दार हो, तुम एक सांप हो जिसको चाहे कितना ही दूध क्यों ना पिला लो, वो एंड के ऊपर इन्हें जरूर काटेगा। एक कुत्ता भी जब घर में लाया जाता है तो वो भी अपने मालिक का वफादार रहता है, लेकिन तुमने इस वफादारी को भुला दिया, तुम्हारे पर अटैक करके मैंने अपने ही हाथों को गंदा किया है। मास्टर सू हैंगजुई चिल्लाकर उसे कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को यहाँ पर जख्मी करने की, अब इस बात का बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ज़ाओची से कहता है थोड़ी देर पहले तुम्हारे ग्रैंड एल्डर ने ये बात की थी, हम में से कोई भी स्टूडेंट जो कि 20 साल से कम उम्र का हो जहाँ पर तुम्हारे सहयोगियों को हरा देता है तो दोबारा कभी भी यहाँ पर अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे और ना ही कभी पोजीशन की लेने की बात करोगे, तो तुम लोगों को वो ट्रेजर भी नहीं मिलेगा जिसके लिए तुम लोग यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो। तो पैट्रियार्च सू इस बार में फैसला करेंगे कि वो स्पेशल ट्रेजर को किसको देना चाहते हैं। ग्रेट एल्डर ज़ाओची से कहते हैं ये बात ठीक है कि मैं अपने अल्फाज पर पूरा उतरूंगा क्योंकि मैं इस क्लैन का ग्रेट एल्डर हूँ, ये बात भी सच है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा, तुम मेरे ग्रैंड वे क्लैन के एक स्टूडेंट नहीं हो। पर हमारे ग्रैंड वे क्लैन का ये रूल है कि हम लोग बाहर से किसी भी लड़के को अपना स्टूडेंट नहीं बनाते, जहाँ तक ये जी जुनजी हमने कभी भी इसे अपना स्टूडेंट नहीं माना, इसकी भी औकात यहाँ पर एक गुलाम से ज्यादा कुछ भी नहीं थी, एक नौकर से ज्यादा नहीं थी। ज़ाओची यहाँ पर अपने आप को इनका क्लैन का साबित करने के लिए कहता है ग्रेट एल्डर सू ने अपनी बेटी लिंग की शादी मेरे साथ पहले से तय कर दी हुई है, दोनों की मंगनी हो चुकी है और बहुत ही जल्दी जब ये 16 साल की हो जाएगी तब हम दोनों की शादी हो जाएगी। तो ज़ाओची ने यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ा, इसने 40 साल की आंटी को भी नहीं छोड़ा, 10 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी शादी का कह दिया। मास्टर सू भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो काफी ज्यादा तेज निकला, हालांकि इस लड़के की कल्टीवेशन काफी अच्छी है और ऊपर से इसे लिंग की काफी ज्यादा परवाह भी है, और इसने यहाँ पर ये बात की है कि मेरी बेटी की शादी में इसके साथ करूंगा तो मुझे भी इसके साथ इसका साथ देना चाहिए क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी इस जैसे एक लड़के के साथ हो जाए। सूलिंग बेचारी भी वहीं पर खड़ी खड़ी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। मास्टर सू ज़ाओची का साथ देते हुए कहते हैं बहुत सारे जीनियस डिसाइपल्स को देखा है लेकिन ज़ाओची को मैंने अपनी बेटी के लिए चूज किया है, ये एक नंबर 1 जीनियस है जो कि अपने से पावरफुल कल्टीवेटर्स को हरा सकता है। मैंने अपनी बेटी की मंगनी इसके साथ कर दी हुई है, मेरी बेटी 16 साल की हो जाएगी तब मैं इन दोनों की शादी कर दूंगा और एक बहुत बड़ी सेरेमनी होगी, तुम सभी को बुलाया जाएगा। तो मतलब यह है कि ये लड़का मेरा दामाद बन चुका है, मेरा दामाद बनने के मतलब यह है कि ये ग्रैंड वे क्लैन का एक हिस्सा है। ज़ाओची उसी वक्त उसके सामने झुकते हुए कहता है फादर सू का दामाद जहाँ पर आपके सामने झुकते हुए आपको ग्रीट करता है, मुझे अपना आशीर्वाद दे। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 83 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 84 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था अब जी लिंक के साथ शादी की बात करता है कि मेरी शादी यानी मेरी मंगनी इसके साथ हो चुकी है। मास्टर सू ने इसको एंगेज कर दिया है। मास्टर सू भी उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सभी से सामने इस बात को रखते हैं। जाउची को मैंने अपने दामाद के तौर पर चुन लिया और अपनी बेटी की शादी इसके साथ तय किया। जब ये 16 साल की हो जाएगी तो मैं जाउची के साथ इसकी बाकायदा शादी कर दूंगा। मास्टर सू उन सभी लोगों से कहते हैं तुझे मसला तो हल हो गया क्योंकि ये लड़का मेरे क्लैन का एक लड़का है, क्योंकि ये मेरा दामाद है। का मतलब यह है कि इसने हाउजू को हराकर चैलेंज को जीत लिया है। अब ये पोजीशन भी मेरी है और वो खजाना भी मेरा है। मैं जिसको चाहे उसको दे सकता हूँ। तो गैंग का बॉस से कहता है पैट्रियार्क सू तुमने तो वाकई में अपनी बेटी के एक बड़े मसले को हल कर दिया, क्योंकि बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन तुमने तो अभी से अपने लिए दामाद को ढूंढ लिया है। रही बात उस खजाने की, तो वो खजाना तो मैं तुम्हें यहाँ पर किसी को भी देने नहीं दे सकता। और वो बड़ी स्पीड के साथ जाउची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अगर तुम्हारा दामाद यहाँ पर मर जाता है तो फिर तुम उस खजाने को किसको दोगे। देखते हैं कि तुम्हारे दामाद के मरने के बाद तुम यहाँ पर क्या कर पाते हो। ये बॉस एक स्काई परफॉर्म राम का एक्सपर्ट है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। सू जलाकर जाउची से कहते हैं बेटा अपना ध्यान रखना, ये स्काई परफॉर्म राम का एक्सपर्ट है और जो तुम्हारे पर अटैक कर रहा है इसको तो शर्म आनी चाहिए कि ये एक जूनियर के ऊपर अटैक कर रहा है। ऐसे वो हमारे जाउची के ऊपर अटैक करता है। जाउची अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है और साथ ही अपने सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन मूव को यूज करता है। ये मूव बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये सेकंड गेट हेरिटेज का है। इसी वजह से वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। बॉस भी जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो फिर से जाउची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जाउची फिर से अपनी तलवार को सामने करता है, लेकिन उसे भी पता होता है कि इसके अटैक को ब्लॉक करना काफी मुश्किल है क्योंकि वो स्काई परफॉर्म राम का एक एक्सपर्ट है। जाउची कहता है मुझे यहाँ पर अपनी स्टार गॉड शैडो टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, इसके अटैक को यहाँ पर डॉज करना पड़ेगा वरना ये मेरे तक पहुंच जाएगा। जैसे वो जाउची के करीब पहुंचता है उसी वक्त स्नो रिबन उसके बाजू के ऊपर लिपट जाता है। किंजू वहाँ पर आती है और अपने स्नो रिबन के साथ उसके बाजू के ऊपर लपेट कर उसको पीछे की तरफ झटक देती है, जिससे वो ऊपर वाली छत के साथ टकराता है, जख्मी होकर वहीं पर नीचे गिर जाता है। किंजू के वहाँ पर आते ही सभी लोग जब किंजू की तरफ देखते हैं वो सभी लोग शर्माना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो एक गॉडेस है, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जाउची से कहता है किंजू मेरी बीवी, शुक्र है कि तुम यहाँ पर टाइम पर पहुंच आई। अगर तुम यहाँ पर टाइम पर नहीं आती तो तुम्हें अपनी बाकी की सारी जिंदगी एक विधवा की तरह गुजारना पड़ती क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर मरने वाला था। क्योंकि लिंग भी इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है ब्यूटीफुल सिस्टर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत भी और बहुत ज्यादा अमेजिंग भी हो। मेरे होने वाले हस्बैंड की तरह तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जबकि बाकी के सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या ये लड़की भी इसकी वाइफ है। मास्टर सू किंजू का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं मिस जब तुम यहाँ पर आई थी तब तुम बेहोश थी क्योंकि तुम काफी जख्मी थी, इसलिए मैं तुम्हें प्रॉपर्ली ग्रीट नहीं कर पाया। मेरा नाम सू हैंगशू है। यहाँ पर हमारी मदद करके हमारे पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि किंजू से कहती है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मुझे रहने दिया और मेरे हस्बैंड को। आपने पिछले कुछ दिनों में हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, तो आपके लिए इतना करना तो बनता था। तो जाउची बॉस से कहता है तुम बहुत बड़े कमीने और घटिया इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे पर स्नीक अटैक किया है, अब इसका बदला तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तुमने मेरे और लिंक के ऊपर अटैक किया, चलो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। आती वो किंजू से कहता है किंजू मेरी बीवी चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इसने तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर स्नीक अटैक करके उसे मारने की कोशिश की, यानी कि तुम्हें विधवा बनाने की कोशिश की है। चलो जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इसके ऊपर अटैक करो, इसको एक अच्छा सबक सिखाना। बॉस भी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है जूनियर क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम दोनों से डरता हूँ। तू हैंगशू बॉस से कहता है मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ, हम दोनों मिलकर इनके ऊपर अटैक करते हैं। और वो दोनों मिलकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि किंजू की पावर्स उनसे बहुत ज्यादा है। किंजू वहीं पर खड़े खड़े अपनी आइस एनर्जी को रिलीज करते हुए दोनों के ऊपर एक स्ट्राइक लगाती है और वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वहाँ से जाउची बहुत ज्यादा हैरान होता है। जाउची सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, किंजू सिर्फ एक ही अटैक के साथ दो स्काई परफॉर्म राम के एक्सपर्ट्स को कैसे हरा सकती है। मोली से पूछता है मोली ये बताओ कि इस वक्त किंजू का कल्टीवेशन लेवल क्या है। मोली उसे कहती है तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी की थी, तुम्हारे पास जो एम्परर लोटस फ्लावर था तुमने उसकी पिल बनाकर इसको खिला दी थी, जिसकी वजह से न सिर्फ इसकी इंजरीज हील हुई है बल्कि ये स्काई परफॉर्म राम से डायरेक्टली एम्परर परफॉर्म राम में चली गई है, ताकि ये अपनी मास्टर चू युई चैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ग्रेट एल्डर को जब लगता है कि जहाँ पर उनके लोग हार रहे हैं वो जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं, अपने लोगों से कहते हैं चलो अब बस बहुत हो गया, हम लोग इस मसले को यहीं पर खत्म करते हैं और यहाँ से चलते हैं, चलो यहाँ से चले। जबकि हमारा जाउची कहता है तुम सभी को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से आ जा सकते हो, तुम लोग यहाँ पर आकर ये सब कुछ करोगे, इतना नुकसान करोगे और चुपचाप यहाँ से चले जाओगे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कम्पनसेट करना चाहिए। तो गैंग का बॉस अपने पास से अपनी रिंग निकालता है और उसे मास्टर सू की तरफ फेंकते हुए कहता है मास्टर सू मेरे यहाँ पर आने की वजह से आपका जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए मैं रिंग आपको देता हूँ, इसके अंदर मेरा सब कुछ रखा हुआ है। टैगवुड गैंग का बॉस सोच रहा होता है इस बार तो मेरा बहुत सा नुकसान हो गया, मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उल्टा मेरे पूरे साल की कमाई भी जाती रही। शुक्र है कि मेरी जान बच गई, अगली बार जरूर मैं इससे बदला लूंगा। मास्टर सू भी जल्दी से इस रिंग को कैश कर लेते हैं और कहते हैं अब जब आपके लीडर खुद ये रिंग मुझे दे रहे हैं तो फिर मैं भी आपकी इस रिंग को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगली बार जरूर आना। और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाउची अपनी वाइफ से कहता है किंजू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचा ली। उसे कहती है मेरी ये नई स्ट्रेंथ ये तुम्हारी दी हुई है, फ्यूचर में जब भी कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तो किंजू पीछे की तरफ मुड़ जाती है और जाउची से कहती है तुम छोटी लिंक के साथ यहाँ पर खेल सकते हो, लेकिन मैं रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मैं अभी काफी थकी हुई हूँ। जाउची लिंक से कहता है लिंक यार मुझे बताओ कि तुम कौन सी जगह पर जाकर खेलना चाहती हो। लिंक उसे कहती है तक ब्रदर जुंची मेरे साथ होंगे, कोई भी जगह मेरे लिए ठीक रहेगी, हम हर जगह पर जाकर खेल सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं बैम्बू फॉरेस्ट में जाना चाहती हूँ, चलो हम लोग बैम्बू फॉरेस्ट में जाते हैं। जाउची से कहता है चलो ठीक है हम लोग बैम्बू फॉरेस्ट में जाते हैं और वो दोनों बैम्बू फॉरेस्ट में चले जाते हैं। तो लिंक वहाँ पर जाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और जाउची से कहती है ब्रदर जुंची क्या तुमने देखा ये जंगल कितना ज्यादा खूबसूरत है, मैं यहाँ पर आना चाहती थी। तो बैम्बू फॉरेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपनी फैमिली के साथ बैम्बू फॉरेस्ट में अपना प्यारा सा घर बनाऊंगी, मैं अपने हस्बैंड के साथ बैम्बू फॉरेस्ट में ही रहूंगी। छोटी लिंक जाउची से कहती है ब्रदर जुंची हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा के लिए, ताकि तुम्हें ये बात सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रही होगी क्योंकि हम दोनों अभी अभी मिले हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे उसी वक्त तुमसे प्यार हो गया, मैं तुम्हें तब से लाइक कर रही हूँ। तुम मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोच रही कि मैं बहुत ज्यादा अजीब लड़की हूँ। जाउची आगे बढ़ता है और उसे गले से लगा लेता है और उसे कहता है तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, जब
मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। कि हम दोनों की किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारा बिग ब्रदर युंजी यहाँ पर वापस आएगा और तुमसे शादी करेगा। हम दोनों शादी करने के बाद इसी बैम्बू फॉरेस्ट में अपना प्यारा सा घर बनाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं एक ना एक दिन वापस जरूर आऊंगा, क्योंकि अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम बड़ी हो जाओगी मैं वापस आऊंगा तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, और उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और फिर हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। छोटी लिंग जाओची से कहती है, जाओची मुझे यहाँ पर तुम्हारा कितना ही क्यों ना इंतजार करना पड़े, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और किसी और से शादी नहीं करूंगी जब तक तुम मुझसे आकर शादी नहीं करते। अगले दिन फिर से ग्रैंड वे क्लैन का सीन दिखाया जाता है। जाओची और उसकी वाइफ मास्टर सू के पास आती है और उन्हें थैंक यू बोल रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों अब यहाँ से जाने वाले हैं। जाओची से कहता है, ससुर जी प्लीज मुझे माफ करना पर मुझे वापस जाना पड़ेगा। वापस जाने के अलावा मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एक ना एक दिन वापस जरूर आऊंगा और आपकी बेटी के साथ शादी भी करूंगा। मास्टर सू से कहते हैं, ठीक है मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है। वो से कहते हैं, लिंक तुम्हारे साथ जाएगी तुम्हें छोड़ने तक। छोटी लिंक भी उनके साथ ही होती है और ये तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ से ये पोर्टल के रास्ते से दोबारा से उसी डायमेंशन में वापस जाने वाले हैं। हाँ से यहाँ पर आए हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद जाओची लिंक से कहता है, लिंक अब तुम यहाँ से वापस घर जा सकती हो, हम लोग यहाँ से उधर चले जाएंगे। से कहती है, ठीक है बिग ब्रदर मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, मैं यहीं से वापस चली जाती हूँ, लेकिन तुम दोनों अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। छोटी लिंक जाओची से कहती है, मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी, लेकिन इंतजार करने के लिए मुझे कुछ चाहिए। क्या तुम अपनी कोई निशानी मुझे देकर जा सकते हो जिसे मैं देखकर तुम्हें याद करती रहूं, मुझे महसूस हो कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। तो जाओची अपने पास से अपनी रिंग निकालता है और उसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस रिंग को अपने पास रखो, इसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल आर्मर है। आर्मर तुम्हें हर किस्म के खतरे से बचाएगा। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी पिल्स और मार्शल आर्ट्स की स्किल्स भी रखे हुए हैं, तुम उन सभी को यूज कर सकती हो। जब तक मैं वापस नहीं आता इसे संभाल कर रखना। जाओची फिर से उसे गले से लगाता है और कहता है, बस मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्दी तुमसे शादी करने के लिए वापस आऊंगा। लेकिन एक बात को याद रखना, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें याद नहीं रखता, मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगा और तुम्हें मिस करता रहूंगा। जबकि लिंक भी वहीं पर रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है, ठीक है मुझे रुलाओ नहीं, हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। और जाओची अपनी वाइफ किंगजू के साथ आगे बढ़ जाता है। वहाँ पर सामने एक पोर्टल होता है। वो से कहता है, किंगजू चलो यहाँ से चलते हैं, सपने से जागने का वक्त हो चुका है। और वो दोनों वहाँ से निकलते हैं तो वापस से उसी सीक्रेट रूम में आ जाते हैं। वो बड़ा सा परफॉर्म बीस्ट भी वहाँ से जा चुका होता है और वो दोनों उसके पेट से बाहर होते हैं। जाओची मोली से कहता है, मोली मुझे ये बताओ कि उस इवल कार्ड ने अपनी बची कुछ सोल के टुकड़े को यूज करते हुए मुझे वो सपना क्यों दिखाया, और उसने उस इल्यूजन वाली दुनिया में मुझे क्यों भेज दिया। जाओची से कहती है, तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम एक असली की दुनिया और एक इल्यूजनरी ड्रामा में फर्क नहीं कर सकते। क्या तुम्हें लगता है कि अभी तुम एक बड़ा सा सपना देखकर वापस आए हो? मैं तुम्हें इतना तो बता सकती हूँ कि वो दुनिया वाकई में हकीकत थी और वहाँ पर जिन लोगों से तुम मिले हो वाकई में वहाँ पर थे। मोली जाओची से कहती है, लेकिन वहाँ पर उस जगह के साथ कुछ तो गलत था, क्योंकि जहाँ पर एक जगह को बनाने में यानी एक पूरी दुनिया के बनने में काफी सारे लॉज होते हैं, इसमें स्टेबल एलिमेंट लॉ, नेचुरल लॉ, स्काई लॉज और बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जो कि एक पूरी कॉन्टिनेंट और एक पूरी दुनिया को बनाकर रखते हैं। लेकिन वहाँ पर जो टेम्पोरल लॉज थे उनके साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी। लगता है कि स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट और अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट इन दोनों के टेम्पोरल लॉज के साथ किसी ने टैंपरिंग की है, यानी कि इन दोनों के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा था। तो अगर जाओची को फिनिक्स डिवाइन कार्ड की बात याद आती है, वो कहता है, फिनिक्स डिवाइन कार्ड ने कहा था मेरे पास जो ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड है इसके अंदर एक स्पेशल ट्रेजर है जिसकी वजह से मैं रीकार्नेशन साइकिल में एंटर हुआ हूँ और मैं वापस से इस दुनिया में भेजा गया हूँ। की वजह से कार्मा इफेक्ट हुआ है और बटरफ्लाई इफेक्ट के चलते मैं दोबारा उन सभी लोगों से मिलूंगा जो कि मैं खो चुका हूँ। मुझे उसकी बात की समझ नहीं आई, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसने इसी सब बात का जिक्र किया था, क्योंकि मैं रीइंकार्नेट होकर वक्त में पीछे आया हूँ, तो इसका मतलब वो सभी लोग अभी वहीं पर होंगे, इन लोगों का भी वक्त आना बाकी है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 84 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 85 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओची और किंगजू दोनों ही उस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकल आते हैं, दोबारा से सीक्रेट रूम में आ जाते हैं और वहाँ पर जो टायरेंट लेवल का बीस्ट होता है वो भी गायब हो चुका होता है। हमारा जाओची वहाँ पर आने के बाद सोच रहा होता है ये वाला सपना तो बिल्कुल हकीकत की तरह था, लेकिन मोली उसे कहती है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो एक सपना था? वो एक सपना नहीं बल्कि वाकई में एक इल्यूजनरी वर्ल्ड भी नहीं था, वो एक असली की दुनिया थी। हमारा जाओची सोच रहा होता है कि उसे डिवाइन फिनिक्स कार्ड ने कहा था तुम्हारे कर्मा के साथ साथ जब तुम्हें रीइंकार्नेशन साइकिल में डाला गया और तुम वापस से पास्ट में आए हो, फ्यूचर में तुम्हें वो सभी लोग बटरफ्लाई इफेक्ट के जरिए से दोबारा मिलेंगे, तुम्हें वो सब कुछ चेंज करने का मौका मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि वाकई में वो दुनिया अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि क्योंकि मैं पास्ट में दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ हूं तो वो सभी लोग अभी भी वहीं पर जिंदा होंगे और वो सभी लोग फ्यूचर में मुझे दोबारा मिल सकते हैं। जाओची कहता है, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? हम लोग ह्यूमनली लॉज के साथ टैंपरिंग कैसे कर सकते हैं? वो मोली से कहता है, मोली मैंने जो सुना था कि 7 ट्रेजर्स हैं, क्या उन 7 डिवाइन ट्रेजर में से कोई ऐसा ट्रेजर भी है जिसके साथ हम लोग किसी ह्यूमनली लॉज के साथ टैंपरिंग कर सकते हैं जिससे कि किसी भी बंदे के कर्मा को चेंज किया जा सके? मोली उसे कहती है, 7 ट्रेजर में से एक डिवाइन ट्रेजर ऐसा भी है कि मदद से हम लोग डिवाइन लॉज के साथ टैंपरिंग कर सकते हैं, टेम्पोरल लॉज को भी चेंज कर सकते हैं। तो उसको मिरर ऑफ सैमसरा कहा जाता है। वो एक बहुत ही स्पेशल मिरर है, लेकिन सातों डिवाइन ट्रेजर्स में से सबसे 7वें रैंक पर रखा गया है, यानी कि ये सबसे लोएस्ट क्वालिटी का ट्रेजर है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेजर भी है क्योंकि ये ह्यूमन के लॉज को तोड़ सकता है और चेंज कर सकता है, ये उनमें टैंपरिंग कर सकता है। लेकिन इसको 7वें रैंक पर रखने का मकसद ये है क्योंकि अगर एक बार आप इसको यूज करते हैं किसी भी चीज को टैंपर करने के लिए, ह्यूमनली लॉज को टैंपर करने के लिए, तो दोबारा जब 20 साल तक यूज नहीं हो सकता, अगले 20 साल तक आप इसको दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। इसको एक बार यूज कर लेने के बाद अगले 20 साल तक ये सिर्फ एक आम सा मिरर बनकर रह जाएगा, फिर चाहे तुम्हारे पास ही क्यों ना हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये काम मिरर है जहाँ पे ये ह्यूमनली डिवाइन ट्रेजर है। जाओची के पास उसका जो
लॉकेट होता है जो कि उसके पेरेंट की तरफ से है और उसके ग्रैंडपा ने उसे दिया था। जाओची उस लॉकेट को अपने हाथ में पकड़ता है और मौली से कहता है, मौली, मेरे स्टेप फादर जाओ ली ने कहा था कि मेरे पेरेंट्स के ऊपर किसी ने अटैक किया था क्योंकि उनके पास एक डिवाइन ट्रेजर था जिसको लोग ढूंढ रहे थे। डिवाइन ट्रेजर की वजह से मेरे पेरेंट्स को मार दिया गया। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इस लॉकेट को छोड़ा था। ऐसा तो नहीं है कि वो डिवाइन ट्रेजर यही लॉकेट है। जाओची जब उस पेंडेंट को ओपन करता है तो उसके अंदर एक छोटा सा मिरर होता है। जाओची मौली से कहता है, मैंने इसको ओपन किया तो उसके अंदर एक छोटा सा मिरर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही वो मिरर ऑफ सामसारा है। मौली भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? हिमालय पॉइजनस बीट तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज हो चुका है। मेरे पास इस वक्त 2 डिवाइन ट्रेजर्स हैं। हिमालय पॉइजनस बीट के तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज होने की वजह भी यही है कि तुमने मिरर ऑफ सामसारा को यूज किया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिरर ऑफ सामसारा को यूज करते हुए मैं दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ हूँ, तो लिंक भी दोबारा से रिवाइव हो चुकी है। और अगर वाकई में ऐसी बात है और लिंक वापस आ चुकी है तो फिर मुझे बताओ कि मैं अज़ूरिया क्लाउड डायनेस्टी में वापस कैसे जा सकता हूँ? मुझे वहाँ पर वापस जाना है। प्लीज जाओची से कहती है, वैसे अभी के लिए तो तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। दोनों कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है, ये दोनों अलग अलग डायमेंशन में है। डायमेंशन को पार करके दूसरी में जाना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हारी कल्टीवेशन का ज्यादा होना जरूरी है। जब तुम एम्परर लेवल पर पहुंचोगे, जब तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल पीक पर पहुंचेगी, तब तुम बड़ी आसानी के साथ एक डायमेंशन को छोड़कर दूसरी डायमेंशन में जा पाओगे। तो जाओची उसकी बात सुनने के बाद कहता है, फिर जे तेरा मुझे अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है कि दूसरी डायमेंशन मुझे अपनी आंखों के सामने साफ दिखाई दे और मैं दोबारा से लिंक के पास जा सकूंगा। किंगजू जाओची से कहती है, जुनची अब तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ पर किस बारे में सोच रहे हो? जाओची किंगजू से कहता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, मुझे अभी भी अचानक कुछ याद आ गया जिसकी वजह से उसी बारे में सोच रहा था। सीक्रेट ड्रामे में हमारा 2 दिन का टाइम पूरा होने वाला है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। चलो यहाँ से चलते हैं। और वो दोनों वहाँ से बाहर की तरफ चल देते हैं क्योंकि सीक्रेट ड्राम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। सिस्टर जूरो और जुनबा बाहर खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। सिस्टर जूरो कहती है, तुम्हारा भाई अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? जुनबा उसे कहता है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है जूनियर सिस्टर, आपको पता है मेरे जीजा जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो वापस जरूर आएंगे। तो यहीं पर हिमालय बर्निंग सेक्टर के मास्टर मौली को भी दिखाते हैं। मास्टर फैन मौली बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक लगता है कि मास्टर मो ने ही उनके दूसरे बेटे को मारा है। तो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए गुस्से के साथ चिल्लाकर कहते हैं, डियान भाई कहाँ पर हो? जल्दी से यहाँ पर अपीयर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेकंड जंग मास्टर को मारने की? थोड़ी देर के बाद हिमालय बर्निंग सेक्टर का फर्स्ट जंग मास्टर बाहर निकलता है और मास्टर फैन मौली को बताता है कि मास्टर मो डियान भाई ने हमारे सेकंड जंग मास्टर को नहीं मारा, बल्कि ये सब कुछ तो जाओची ने किया है, जाओची ने उसको मारा है। मास्टर फैन मौली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, इस लड़की ने तो हाथ ही पार कर दी, इसने हमारे सेकंड जंग मास्टर को मार डाला, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, मैं इसको मार डालूंगा। जाओची भी इसी वक्त अंदर से बाहर निकलता है और उसे कहता है, लगता है कि यहाँ पर पहले से कोई मेरा नाम ले रहा है, मैं तो बहुत ज्यादा फेमस हो गया हूँ। तो फैन मौली बड़ी स्पीड के साथ जाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, तुमने मेरे सेकंड जंग मास्टर को मारा है, तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। सिस्टर जूरो चिल्लाकर उसे कहती है, ब्रदर जुनची अपना ध्यान रखना है, तुम्हें मार डालेगा। क्योंकि लिटिल फेरी बेचारी भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन जाओची को तो कोई भी डर नहीं है क्योंकि उसके साथ एक एम्परर परफॉर्म लेवल की मास्टर है। वो अपनी बीवी से कहता है, किंगजू मेरी वाइफ, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और मुझे प्रोटेक्ट करो। तो किंगजू जाओची के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी आइस एनर्जी को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करती है। वो सिर्फ एक ही अटैक करती है और फैन मौली पीछे की तरफ गिर जाते हैं। देखने वाले सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस लड़की ने सिर्फ एक ही स्ट्राइक लगाई है और इसने फैन मौली को हरा दिया जो कि स्काई परफॉर्म ड्राम के पीक पर है और बहुत ही जल्दी एक एम्परर लेवल का मास्टर बनने वाला है। 17 साल की लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? किंगजू आगे बढ़ती है और अपनी दोनों मास्टर्स को ये बात एक्सप्लेन करती है। वो उनसे कहती है, सीक्रेट ड्राम के अंदर मुझे लोटस फ्लावर को कंज्यूम करने का मौका मिला। वहाँ पर लोटस फ्लावर था, जैसा कि कहानियों में बताया गया है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। जब उस लोटस फ्लावर को मैंने अपनी बॉडी में कंज्यूम किया, एनर्जी बढ़ गई और मैं अब एम्परर परफॉर्म लेवल पर पहुंच चुकी हूँ। मास्टर से कहती है, लिटिल फेरी से कहती है, हमने भी उसके बारे में सुना है। आज से तकरीबन 4000 पहले आखिरी बंदे ने उसे वहाँ पर देखा था। उसने हमें ट्रांसमिशन के जरिए बताया था कि वहाँ पर एक लोटस फ्लावर है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये वाकई में वहाँ पर है। तो बहुत ही अच्छी बात है जो तुमने उस लोटस फ्लावर को ढूंढ लिया और उसको कंज्यूम किया। किंगजू अपनी मास्टर से कहती है, मास्टर ये मेरी अच्छी किस्मत नहीं है क्योंकि वो लोटस फ्लावर मुझे नहीं मिला था बल्कि मास्टर जुंजी को मिला था। मास्टर जुंजी ने उसे ढूंढा और उसके बाद एक बड़े से टायरेंट लेवल के बीच ने हमारे पर अटैक कर दिया। उस बीच से फाइट करते हुए मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, यहाँ तक कि मैं मरने वाली थी। मास्टर जुंजी ने अपने लोटस फ्लावर की पिल बनाते हुए उसे मुझे दे दिया ताकि मैं उसको कंज्यूम करके अपनी जान बचा सकूं। फिर मास्टर जुंजी वहाँ पर ये सब कुछ नहीं करते, उन्होंने मुझे नहीं बचाया होता और वो लोटस फ्लावर मुझे नहीं दिया होता तो मैं अब तक मार चुकी होती। फिर फेरी आगे बढ़ती है और जाओची से कहती है, सर जुंजी हमारा इमॉर्टल पैलेस फ्रोजन क्लाउड पैलेस ये आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाएगा, हम इसको याद रखेंगे और जब भी कभी आपको हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जाओची से कहता है, हाँ क्यों नहीं, भी कभी मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे फ्रोजन क्लाउड पैलेस में जरूर आऊंगा तुम लोगों से मदद लेने के लिए। फिर साथ ही लिटिल फेरी गुस्से के साथ हिमालय बर्निंग सेक्टर के लोगों की तरफ देखती है और कहती है, तुम सभी लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी जूनियर स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने की? अब तुम सभी लोग फिर रेडी हो जाओ, अब तुम सभी के ऊपर भी अटैक किया जाएगा ताकि इस बात का बदला लिया जा सके। तो यहीं पर विला मास्टर उन सभी से कहते हैं, बस बहुत हो गया, तुम सभी लोग यहाँ पर टूर्नामेंट के लिए आए थे, टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, सभी लोग वापस अपने अपने घर जाओ। पर अगर किसी ने भी सीन क्रिएट करने की कोशिश की तो उसे अगली बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। तो किसी ने मेरी बात को नहीं माना तो फिर बाद में मत कहना कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों को पहले वार्निंग नहीं दी थी। मास्टर लिंकन उन सभी से कहते हैं, मैं यहाँ पर काफी देर से रुका हूँ, मुझे यहाँ पर आए काफी दिन हो गए, मुझे माइटी स्वर्ड विला रीजन में वापस जाना है, मुझे यहाँ पर अपने आखिरी काम को पूरा करना पड़ेगा। हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर डीमन सीलिंग रिचुअल को पूरा करते हैं, फिर मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा और मैं यहाँ पर अभी करने वाला हूँ। विला मास्टर वहाँ पर सभी बच्चों से कहते हैं, क्योंकि तुम सभी लोग अभी अभी सीक्रेट ड्राम से बाहर निकले हो तो तुम सभी लोग काफी ज्यादा थके हुए भी होगे, लेकिन हमें ये रिचुअल अभी परफॉर्म करना होगा क्योंकि मास्टर को वापस जाना है। तो लिंकन यहाँ पर डीमन सीलिंग रिचुअल को कंप्लीट करेंगे, तुम सभी लोग यहाँ पर खड़े होकर ये सब कुछ देख लेना। अगर तुम सभी लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम सभी लोग यहाँ से आराम करने के लिए जा सकते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूंगा डीमन रिचुअल को परफॉर्म करना ये वाकई में बहुत ज्यादा रेयर साइट है, दोबारा जिंदगी में शायद से देखने का मौका ना मिले क्योंकि इसको हर 20 साल के बाद परफॉर्म किया जाता है। किंगजू की सीनियर मास्टर से कहती है, किंगजू ने अभी अभी परफॉर्म लेवल में कदम रखा है, तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक होगी और तुम्हारी एनर्जी अनस्टेबल होगी, अगर तुम चाहो तुम मेरे साथ वापस रूम में जा सकती हो, मैं वहाँ
पर जाकर तुम्हारी एनर्जी को स्टेबलाइज करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। किंग शू अपनी मास्टर से कहती है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे डीमन सीलिंग रिचुअल देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, चलिए हम लोग वापस रूम में चलती हैं। और वो दोनों वापस रूम की तरफ चली जाती हैं। जबकि हमारा ज़ाओची सिस्टर ज़ूरो से कहता है, सीनियर सिस्टर मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ब्लू विंड एम्पायर में वापस नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं और वैसे भी मेरे बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि वो सारे दुश्मन मेरे साथ ब्लू विंड एम्पायर में वापस आ जाएं। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सभी लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उन सभी की वजह से मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा। इनफैक्ट सिस्टर ज़ूरो को गले से लगा लेता है और उसे कहता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हारे वापस ब्लू विंड एम्पायर में आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। नेक्स्ट सीन हमें रिचुअल वाली जगह का दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्राउंड के अंदर एक बड़ी सी तलवार गड़ी होती है। वहीं पर उस तलवार के नीचे एक फॉर्मेशन है जिसके नीचे एक डीमन किंग को सील किया गया है। मास्टर लिंकन इस सील को यहाँ पर दोबारा से पावरफुल बनाने वाले हैं, क्योंकि 20 साल के बाद जो सील जो होती है वो ढीली हो जाती है। मास्टर लिंकन सभी बच्चों को लेकर वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं और उन सभी से कहते हैं, इस बड़ी सी तलवार को हम लोग ह्यूमन पनिशमेंट कहते हैं। बड़ी सी तलवार को एक डीमन की एनर्जी को सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है। यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सील लगाई गई है। ऐसे तकरीबन कुछ 100 साल पहले जहाँ पर एक डीमन आया था, वो अपने आप को डीमन किंग कहता था, तो जहाँ पर हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर उसकी एनर्जी को सप्रेस किया और उसे इस बड़ी सी तलवार के नीचे सील कर दिया था, क्योंकि वो डीमन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से हर 20 साल के बाद इस सील को दोबारा से आकर स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, इसको दोबारा से आकर रीमेक करना पड़ता है ताकि ये सील ढीली ना हो। लिंकन वहाँ पर अपने रिचुअल को स्टार्ट करते हैं और उस तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हैं। तलवार के ऊपर उठने की वजह से जैसे डीमन की सील दिखाई देती है और उसके अंदर उन्हें वो डीमन किंग भी दिखाई देता है। डीमन किंग गुस्से के साथ उसे कहता है, तो माइटी ह्यूमनली स्वर्ड रीजन के कमीने लोग दोबारा से जहाँ पर आए हैं अपने ग्रैंडफादर को मिलने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 85 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड फिर से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसका हर चैप्टर ही आगे से इंटरेस्टिंग होता जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो रीइंकार्नेटेड के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर लिंकन डीमन सीलिंग रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए उस बड़ी सी तलवार को उठाती है जिसके नीचे उन्होंने डीमन को कैद किया हुआ है। वो डीमन अपने आप को डीमन किंग कहता है। तो जैसे वहाँ पर उस तलवार को उठाती है तो उसके नीचे एक बड़ी सी फॉर्मेशन होती है। उस फॉर्मेशन के अंदर एक डीमन बैठा होता है और डीमन उसको देखते ही कहता है, हिमालय स्वर्ड विला रीजन के डॉग्स दोबारा से यहाँ पर आए हैं अपने ग्रैंड डैडी को मिलने के लिए। डीमन किंग उनसे कहता है, अगर तुम सभी के अंदर इतनी हिम्मत है तो फिर यहाँ पर मुझे मार डालो, क्योंकि तुम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं मरने के बाद एक डेविल स्पिरिट बन जाऊंगा। तुम सभी को अपने साथ हेल की गहराइयों में ले जाऊंगा। इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर मुझे मारते नहीं हो और पिछले कई सालों से तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। हमारी डीमन ड्राम के जो ग्रेट एम्परर हैं, एक बार उन्हें पता चल गया कि मैं मर चुका हूँ तो वो तुम्हारी पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। सिस्टर ज़ूरो से देखते ही बहुत सा घबरा जाती है और ज़ाओची के पीछे छुप जाती है, क्योंकि ज़ाओची उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, इसने यहाँ पर एम्परर राम और साथ में एम्परर के बारे में बात की। इनका डीमन एम्परर यानी कि ये पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहा है, एक दूसरी डायमेंशन की बात कर रहा होगा। तब कुछ हाई क्वालिफिकेशन वाले लोगों को इन सभी चीजों के बारे में पता होगा। मास्टर लिंकन उसे कहते हैं, तुम्हारी इल्यूशनरी डीमन राम के बारे में मेरे पास न्यूज है। इल्यूशनरी डीमन राम में इस वक्त एक छोटी सी एम्परर, एक छोटी लड़की उसके ऊपर राज कर रही है। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे डीमंस बहुत ज्यादा अकड़ू है, वो कभी भी एक औरत को राज करने नहीं दे सकते। उन्होंने उसको एम्परर नहीं माना, जिसकी वजह से अब तुम्हारा इल्यूशनरी डीमन राम वो नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। अब वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, वो गिर चुका है। साथ ही मास्टर लिंकन अपनी एनर्जी को यूज करते हुए सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वो डीमन चिल्लाना शुरू कर देता है। वो एक जोरदार चीख मारता है। मास्टर लिंकन उस डीमन किंग से कहते हैं, ये हमारी सोल सप्रेसिंग मिशन है, इसकी मदद से हम लोग किसी की भी एनर्जी को सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो डीमन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो यहाँ से नहीं भाग सकता। यहाँ पर मास्टर लिंकन एक गलती कर देते हैं। वो डीमन किंग को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो से कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है जो कि आज से 20 साल पहले की है। आज से 20 साल पहले तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू वो दोनों अपने आप को समझते थे कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो तुम्हारा बदला लेने के लिए हमारे ह्यूमनली रीजन में आ गए थे। और इस वर्ल्ड रीजन के ऊपर उन्होंने आकर डायरेक्टली अटैक कर दिया। उन्हें लगा कि वो हमें हरा सकते हैं, लेकिन वो दोनों बेवकूफ थे। उनको तो इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमने तुम्हें वहाँ पर रखा ही नहीं हुआ। वो तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमने तो तुम्हें यहाँ पर ह्यूमनली स्वर्ड विला में रखा हुआ है, इसलिए 100 साल से तुम इस जगह के ऊपर सील हो। तुम्हारा बेटा और बहू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन तुम्हें पता है कि ह्यूमनली रीजन के लोग भी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने उनके ऊपर अटैक किया और उनका पीछा किया। वो लोग अपनी ह्यूमनली डीमन ड्राम में चले तो गए, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी थे और मुझे तो लगता है कि वो अब तक मर चुके होंगे। साथ ही मास्टर लिंकन हंसना शुरू कर देते हैं। इस बात से डीमन किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनका खड़ा हो जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा और बहू नहीं मर सकते। ऐसे वो गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी पावर्स को एक जगह पर गैदर करता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। मास्टर लिंकन उसे कहते हैं, भाई तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पिछले कई सौ सालों से तुम यहाँ पर कैद नहीं हो तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी के पास हाई लेवल की परफॉर्म एनर्जी है, वजह से तुम किसी को भी यहाँ पर अपना बंदी नहीं बना सकते हो, ना ही किसी को पकड़ सकते हो, ना ही किसी के ऊपर अटैक कर सकते हो, क्योंकि तुम इस वक्त सोल सप्रेशन फॉर्मेशन के अंदर हो। और डीमन किंग आके हंसना शुरू कर देता है और कहता है, क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि यहाँ पर सभी के पास इतनी एनर्जी है? वो यहाँ पर जुनबा को टारगेट कर रहा होता है, क्योंकि जुनबा की एनर्जी यहाँ पर सबसे कम है। ज़ाओची जुनबा की तरफ देखता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उस डीमन किंग को पता चल गया है कि जुनबा की एनर्जी सबसे कम है। डीमन किंग अपनी एनर्जी को यूज करते हुए जुनबा को अंदर की तरफ खींच लेता है, क्योंकि हमारा जुनबा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, जीजा जी प्लीज मुझे बचा लो। तो उसका जीजा जी जल्दी से आगे बढ़ता है। वो कहता है, डीमन किंग ने हमारे जुनबा को निशाना बनाया, क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि इसकी एनर्जी बाकी सभी से कम है। ज़ाओची उसके पीछे छलांग लगा देता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और ज़ाओची और जुनबा दोनों ही उस फॉर्मेशन के अंदर गिर जाते हैं। मास्टर लिंकन वहीं पर खड़े रहते हैं, वो जरा भी आगे नहीं बढ़ते। मास्टर लिंकन
लिंकुन कहते हैं अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो मैं भी इस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है, वरना सभी लोग मेरे बारे में बातें करेंगे कि मैंने उन दोनों जूनियर्स को बचाने की कोशिश भी नहीं की। अब इन दोनों को बचाया नहीं जा सकता, वो दोनों फॉर्मेशन के अंदर चले गए हैं और वहाँ पर वो डीमन किंग है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अपनी फॉर्मेशन के अंदर उसकी पावर्स ज्यादा है। डीमन किंग उन दोनों को अपनी फॉर्मेशन के अंदर खींचने के बाद अपनी पावर्स को फिर से अपने हाथ में गैदर करता है और कहता है मैं तुम सभी को मार डालूंगा। अब हमारा जाओची सोच रहा होता है मुझे जल्दी से जल्दी जुनबा को जहाँ से बाहर फेंकना होगा ताकि जहाँ पर जुनबा को बचाया जा सके। हमारा जाओची वहीं पर जल्दी से इवल गार्ड के दूसरे गेट को ओपन करता है। वो अपने दूसरे गेट को ओपन करने के साथ ही जुनबा के ऊपर अटैक करता है, वो बहुत ज्यादा पावर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है जिससे जुनबा उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर गिर जाता है। जुनबा के बाहर गिरने के साथ ही वो डीमन किंग अपने हाथ में अपनी एनर्जी को गैदर कर लेता है और अपनी एनर्जी को गैदर करने के बाद वो जाओची की पीठ के ऊपर एक जबरदस्त पाम मारता है जिससे जाओची के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और जाओची बहुत ज्यादा जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। तब जुनबा बाहर से चिल्लाकर अपने जीजा जी का नाम पुकार रहा होता है। बाकी के सभी लोग भी देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, वो सभी लोग जो कि जाओची के दोस्त हैं। वहाँ पर वो डीमन किंग जाओची के ऊपर अटैक करता है और जुनबा वहाँ से बाहर निकल आता है। उसी वक्त वो स्वॉर्ड दोबारा से जमीन के अंदर गड़ जाती है और वो सील हो जाती है, यानी कि उन्होंने दोबारा से डीमन किंग को वहीं पर उस फॉर्मेशन के अंदर सील कर दिया है। अब इस सील को दोबारा 20 साल के बाद ही ओपन किया जा सकता है। फिर देखते ही सिस्टर जूरो रोना शुरू कर देती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। बाकी के सभी लोग भी देखकर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या जाओची मर गया। जुनबा बेचारा भी वहीं पर बैठा बैठा रो रहा होता है। एलिस चीफ किंग मास्टर लिंकन से कहती है मास्टर लिंकन क्या ये पॉसिबल है, क्या आप इस बड़ी तलवार को दोबारा से उठा सकते हैं, इस फॉर्मेशन को ओपन करें ताकि हम लोग जाओची को बाहर निकाल सकें। सकता है कि वो अभी तक जिंदा हो। एल्डर लिंकन उसे कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, बड़ी सी फॉर्मेशन को ओपन करना इतना भी आसान नहीं है। हिमल इस वर्ल्ड विला रीजन के काफी सारे एक्सपर्ट्स लगेंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर नहीं है, बहुत सारे एम्पर लेवल के मास्टर्स की जरूरत है इस बड़ी सी तलवार को उठाने के लिए। हम लोग सिर्फ एक अंदाजे की बिना पर इतने सारे एल्डर्स को यहाँ पर बुलाकर इस तलवार वाली फॉर्मेशन को नहीं ओपन करवा सकते। हम सभी ने अपनी आंखों से देखा है कि डीमन किंग ने अपनी एनर्जी के साथ जाओची के ऊपर अटैक किया है, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना। वो लड़का स्पिरिट परफॉर्म नाम का एक एक्सपर्ट था, तो उस लड़के के बचने के कोई चांसेस ही नहीं है। डीमन किंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि सिर्फ एक ही पाम के साथ उस लड़के को मार देगा, फिर तुम सभी को गिव अप कर देना चाहिए, अब वो लड़का वापस नहीं आने वाला। चीफ किंग आगे बढ़ते हैं और जाओची से कहते हैं जाओची चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, तुम इस तरह यहाँ पर रो नहीं सकते। जाओची ने अपनी जान को सैक्रिफाइस किया है तुम्हारी जान बचाने के बदले में, तुम्हें इस जिंदगी को जाओची के लिए गुजारना होगा, बहुत ही अच्छे से गुजारना होगा ताकि तुम उसके लिए कुछ कर सको। तब हमारा जुनबा बेचारा वहीं पर होना शुरू कर देता है और उसकी आंख से खून के आंसू बह रहे होते हैं, वो बेचारा रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है। लिंगजी और लिंगजुन वो दोनों बेचारे भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और सोच रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। लिंगजी कहता है मेरा बॉस कैसे मर सकता है। लिंगजुन कहता है ये लड़का एक बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट था, लगता है कि हीवंस एक्सेप्शनल टैलेंट से बहुत ज्यादा जेलस है, इसीलिए हीवंस की विल ने जाओची को हमसे जल्दी छीन लिया। फिलहाल मास्टर वुगू से कहते हैं मास्टर वुगू ये लड़का नाम जुनबा था, मैं चाहता हूँ कि किसी को उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेजो, वो भी बच्चा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने साथ कुछ बुरा कर ले, नहीं चाहता कि मेरे स्वर्ड विला का नाम खराब हो। साथ ही ग्रैंडमा जूमो को बुलाओ और कहो कि प्रिंसेस कैंगजुई का मुआयना करे, उसको चेक करे क्योंकि वो बेचारी भी बेहोश हो गई है, जाओची के मरने का सदमा लगा है उसे। फिर हम सभी लोग यहाँ से वापस चलते हैं। फ्रोजन क्लाउड पैलेस की जो मेडन्स यहाँ पर होती हैं वो सभी लोग भी कहती हैं चलो हम लोग भी वापस चलते हैं, तो उसकी मास्टर सोच रही होती है अब जबकि हमारी किंगजू का हस्बैंड जाओची मर चुका है तो मुझे लगता है कि अब वो इन रिलेशन से आजाद हो जाएगी और अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देगी और बहुत ही जल्दी वो एक पावरफुल वॉरियर बन जाएगी। हिमालय बर्निंग सेक्टर का यंग मास्टर इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और सोच रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि ये लड़का यहाँ पर मर गया, वरना मैं खुद ही से मार डालता। इसने एक कचरे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तो शुक्र करना चाहिए कि यहाँ पर इतनी आसानी से मारा गया, क्योंकि अगर मैं इसको मारता तो मैं इसकी बॉडी के बहुत सारे पीसेस करता जिससे इसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती। एल्डर लिंकन भी वहीं पर खड़े खड़े सोच रही होती है। एल्डर लिंकन कहते हैं जाओची उस फॉर्मेशन के अंदर गिरा और उसने अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस छोटे लड़के को वहाँ से बाहर धक्का दिया, तब उसने वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज किया था कि इसके पास उतनी ही पावर थी जितनी पावर्स इसके पास बाहर थी इस कंपटीशन के दौरान। मतलब यह है कि इस बड़ी सी फॉर्मेशन ने जाओची की पावर्स को सप्रेस नहीं किया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये फॉर्मेशन जाओची की पावर्स को सप्रेस क्यों नहीं कर रही थी। लेकिन साथ ही वो कहता है चाहे जो भी हो एक बड़ी सी फॉर्मेशन जिसके अंदर एक डीमन किंग उसके साथ ट्रैप्ड है, वो लड़का जिंदा भी होगा तो डीमन किंग उसे मार डालेगा। जिस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे भी अपने रीजन में वापस भी जाना है। यहीं से सभी लोग वापस चले जाते हैं। फ्रोजन क्लाउड पैलेस की सारी मेडन्स जब वापस जाती हैं तो वो जाकर अपनी लिटिल फेरी को बताती है, तो जैसे वो जाकर लिटिल फेरी को ये बात बताती है कि जाओची फॉर्मेशन के अंदर गिर गया है, डीमन किंग ने इसके ऊपर अटैक किया, वो मर चुका है। फेरी चिल्लाकर उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुमने ठीक कहा, क्या तुमने कहा कि जाओची मर गया है। कि जूनियर सिस्टर से कहती है एल्डर सिस्टर मैंने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं तुमने गलत तो नहीं सुना, मैंने कहा कि जुनची मर गया है। वो जिया जुनबा को बचाने के लिए फॉर्मेशन के अंदर कूद गया था और उसने जुनबा को बाहर फेंक दिया, लेकिन खुद वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया और अंदर डीमन ने उसके ऊपर अटैक भी किया था, फिर वो सील के अंदर ही ट्रैप हो गया है, इसका मतलब वो मर चुका है। इस वक्त उसकी डेड बॉडी उस बड़ी सी तलवार के नीचे ही है जहाँ पर वो बड़ी सी फॉर्मेशन है, तो उसकी डेड बॉडी को भी वहाँ से निकाल नहीं सकते। तो फेरी इस बात से बहुत ज्यादा उतावली हो जाती है और वो जल्दी से भागते हुए इस तलवार की तरफ चली जाती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जाओची नहीं मर सकता। ये बाकी की मेडन्स से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, अरे लिटिल फेरी को एक लड़के की परवाह कैसे हो सकती है, इसने हमेशा लड़कों से दूर रहने की शपथ खाई थी, फिर ये एक लड़के के लिए ऐसा कैसे बिहेव कर सकती है। इसके इमोशंस को देखकर तो लगता है कि इसे जाओची से प्यार हो चुका है। हमारी किंगजू जो कि हमारे जाओची की वाइफ है वो भी पीछे खड़ी होती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है, उसे भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहती है जाओची नहीं मर सकता। सबसे बड़ा झटका तो यहाँ पर लिटिल फेरी को लगा है। किंगजू अगर जाओची की वाइफ है तो उसने अपनी वाइफ के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन किंगजू के साथ उसने सब कुछ किया हुआ है, जो कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। लिटिल फेरी बड़ी सी तलवार के बाहर चली जाती है और उसके सामने बैठकर रोना शुरू कर देती है और कहती है जुनची तुम ऐसे कैसे मार सकते हो, तुम ऐसे कैसे मार सकते हो। और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, चिल्ला ही नहीं रही होती बल्कि जोर जोर से रोना भी शुरू कर देती है। वो उसे कहती है प्लीज मेरी बातों को भूल जाओ, वापस आ जाओ, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी औरत बनना चाहूंगी तो तुम मेरी जिम्मेदारी उठाओगे, ठीक है मैं तुम्हारी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ रहूंगी, प्लीज वापस आ जाओ, तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम ऐसे नहीं मर सकते, जब तक तुम मेरी बात को मानोगे और जिंदा बाहर आओगे तुमसे वादा करती हूँ कि
जो तुम कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करूंगी, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। फिर से जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 86 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि उसमें कुछ सीक्रेट्स अनलॉक होने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 87 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारा जाउची मर चुका है और जाउची के मरने के बाद सभी लोग ज्यादा परेशान होते हैं। सभी लोगों में सबसे ज्यादा परेशान लिटिल फेरी होती है। लिटिल फेरी यहाँ था कि उसकी कबर के सामने आकर रोना शुरू कर देती है। सॉरी, उसकी कबर तो नहीं है, यानी कि वो बड़ी सी तलवार वाली फॉर्मेशन के बाहर बैठकर रोना शुरू कर देती है कि अब ये इसी को उसकी कबर समझ रही है। तो वो वहाँ पर बैठकर रो रही होती है और उसे कहती है प्लीज जाउची वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे साथ भी रहने को तैयार हूँ, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे कर लूंगी। इतनी जल्दी कैसे मर सकते हो। बाहर से ये ठंडी दिखने वाली बूढ़ी औरत अंदर से एक छोटे लड़के को वाकई में प्यार करती है। इसी वजह से तो यहाँ पर आकर इतना ज्यादा रो रही है। जूनियर सिस्टर वहाँ पर आती है और उसे कहती है एल्डर सिस्टर प्लीज बात करो जी, तुम क्या कर रही हो। लिटिल फेरी अपनी आइस एनर्जी को यूज करते हुए उस तलवार के ऊपर अटैक कर रही होती है ताकि वो उसको ओपन करके जाउची को वहाँ से निकाल सके। तो उसकी जूनियर सिस्टर उसे कहती है एल्डर सिस्टर तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम इस फॉर्मेशन को ओपन नहीं कर पाओगी, इसको ओपन करने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जरूरत है। वैसे भी जाउची अब मर चुका है, तुम्हें इस बात को मान लेना चाहिए। तो अपनी हालत की तरफ देखो तो सही, तुम एक छोटे लड़के के लिए किस तरह यहाँ पर बैठकर रो रही हो। अगर बाकी के किसी बंदे ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया, किसी मर्द ने तुम्हें यहाँ पर रोते हुए देख लिया, तो हमारे फ्रोजन पैलेस का नाम खराब होगा। और साथ ही जूनियर सिस्टर सोच रही होती है आखिर इसको हुआ क्या है। तो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं हो। सारी जिंदगी ये बहुत ज्यादा कोल्ड रिएक्शन देती रही, मर्दों से दूर रही और आज जहाँ पर एक 17 साल के लड़के के लिए किस तरह बिलक बिलक कर रो रही है। आखिर इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है। लिटिल फेरी जो बड़ी तलवार के ऊपर अटैक कर रही होती है, इसकी वजह से उसकी परफॉर्म एनर्जी को नुकसान पहुंचता है और उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो वहीं पर नीचे गिर जाती है। जूनियर सिस्टर आगे बढ़ती है और उसे कहती है सीनियर सिस्टर क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। और वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है। तो यहीं पर दूसरी तरफ किंगजू की जो दूसरी साथी होती है वो उसे कहती है जूनियर सिस्टर क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर मरा है, तुम्हें तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा। उनसे कहती है क्या ये बात वाकई में सच है, मेरे हस्बैंड ने मेरे भाई की जान बचाने के लिए उस फॉर्मेशन के अंदर छलांग लगा दी और वहाँ से मेरे भाई को बचा लिया, लेकिन खुद वो उस डीमन की पाम के साथ बच नहीं पाया और उसी फॉर्मेशन के नीचे सील हो गया है। वो सिस्टर उसे कहती है हाँ ये बात वाकई में सच है, हस्बैंड इस वक्त मर चुका है। उसे भी एक झटका लगता है, वो भी गिरने लगती है, लेकिन फिर साथ ही वो आगे बढ़ती है और कहती है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा, फिर मुझे अपने भाई को भी ढूंढना है क्योंकि वो भी इस वक्त बहुत बड़े सदमे में होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा हस्बैंड इतनी जल्दी कैसे मर सकता है, तो मैं उसकी वाइफ भी नहीं बनी। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन डॉक्टर के रूम का दिखाया जाता है। ज्यूमो जो कि इस सेक्टर की डॉक्टर है, स्वर्ड विला की बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। तो फेरी को उसके पास लाया जाता है। वो लिटिल फेरी को चेक कर रही होती है। आंटी ज्यूमो जूनियर सिस्टर से कहती है हमारी ये सीनियर सिस्टर ये बिल्कुल ठीक है, लड़के के मरने की वजह से इसे बहुत बड़ा शॉक लगा है, ट्रॉमा की वजह से ये बेहोश हो गई है, कि ये बहुत ज्यादा दुखी है और इसके दिल के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है, इसी वजह से ये बेहोश हो गई है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात बताना चाहती हूँ, तुम्हें पता है कि तुम सभी लोग फ्रोजन क्लाउड पैलेस की मेडन्स और तुम सभी लोगों ने आइस एट्रीब्यूट वाली कल्टीवेशन को मास्टर किया होता है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के जो 5 ऑर्गन्स होते हैं, मेजर ऑर्गन्स, वो सभी बहुत ज्यादा कोल्ड हैं। अगर ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा, ये अपनी फ्रोजन आर्ट्स को इसी तरह आगे कंटिन्यू रखती है, मुझे लगता है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो नहीं बच पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चे के लिए इतनी ज्यादा ठंड ठीक नहीं है। ये सिस्टर ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा चौंक जाती है और चिल्लाकर आंटी ज्यूमो से कहती है आंटी ज्यूमो जी आप किस तरह की बात कर रही हैं। अरे फ्रोजन क्लाउड मेडन्स किसी भी लड़के या किसी भी मर्द के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रख सकती, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकती है। इसका तो किसी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना इसकी शादी हुई है, ना इसने कभी किसी मर्द को छुआ है, तो फिर ये पेट में बच्चा कहाँ से आ गया। आंटी ज्यूमो से कहती है तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ, मैं पिछले कई सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। दिखने में ऐसा लगता नहीं होगा, लेकिन 100 साल से मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं तो किसी इंसान की पल्स को फील करके बता सकती हूँ कि उसके पेट में क्या है। मुझे लगता है कि मैंने इस छोटे से मसले में गलती कर दी, मैं तो बहुत बड़ी बीमारियों को डिटेक्ट कर सकती हूँ। सिर्फ एक औरत की प्रेगनेंसी का मसला है, मैंने हजारों औरतों की प्रेगनेंसी को देखा है और उनके बच्चों को पैदा करवाया है। आंटी ज्यूमो इतनी बात कहकर बाहर चली जाती है और कहती है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना था। ये सीनियर सिस्टर प्रेग्नेंट है और इसके पेट में किसी का बच्चा है। तब लिटिल सिस्टर वहीं पर खड़ी बहुत हैरान परेशान होती है और सोच रही होती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी देर के बाद लिटिल फेरी को भी होश आ जाती है। सिस्टर आगे बढ़ती है और उसे कहती है सीनियर सिस्टर तो तुम्हें होश आ गई। उसे कहती है सीनियर सिस्टर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज जल्दी से मुझे बताओ क्या ये बात वाकई में सच है। आंटी ज्यूमो ने कहा कि तुम्हारे पेट में इस वक्त किसी का बच्चा है, अब ये मत कहना कि ये बच्चा युंची का है। लिटिल फेरी उसे कहती है मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करनी, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, हम लोग फ्रोजन क्लाउड पैलेस में वापस चलते हैं। क्योंकि लिटिल फेरी को भी अभी तक इस बारे में नहीं पता था कि उसके पेट में जाउची का बच्चा है, तो ये जाउची का बच्चा कहाँ से आ गया है। लास्ट टाइम जब जाउची और लिटिल फेरी दोनों ड्रैगन कार्ड के ट्रायल को देने के लिए गए थे, तो वहाँ पर इसकी प्रोफाउंड वेन्स को रिकवर करने के लिए ड्रैगन कार्ड ने कहा था कि तुम दोनों को अपनी जिनचैंग एनर्जी को मिलाना पड़ेगा। तो वहाँ पर जाउची को सिर्फ इसे किस करते हुए दिखाया गया था, लेकिन असल में उसने किस नहीं किया था, बल्कि उसने सब कुछ किया था। इसीलिए अब लिटिल फेरी के पेट में हमारे जाउची का बच्चा है, तो हमारा जाउची अब पापा बनने वाला है। यहाँ से हमारा नेक्स्ट सीन फिर से उसी तलवार वाली जगह का दिखाया जाता है। जाउची की वाइफ किंगजू वहाँ पर जाती है, वो भी काफी ज्यादा उदास होती है। वो उस तलवार के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है मेरे हस्बैंड इस जन्म में तो मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अगले जन्म में तुम किंगजू को दोबारा से अपनी बीवी जरूर बनाओगे। अगले जन्म में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। यहीं पर स्वर्ड विला का यंग मास्टर लिंगजुन भी आ जाता है। लिंगजुन उसे कहता है फेरिजिया क्या तुम भी यहाँ पर अपने दोस्त को गुड बाय बोलने के लिए आई हो। किंगजू से कहती है नहीं जी मेरा दोस्त नहीं था, मैं तो यहाँ पर अपने हस्बैंड को गुड बाय बोलने के लिए आई हूँ। बात सुनते ही लिंगजुन बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है फेरिजिया क्या मैंने यहाँ पर सही सुना है, क्या तुमने कहा कि तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड को गुड बाय बोलने के लिए आई हो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुम मेरे साथ मजाक कैसे कर सकती हो। किंगजू उसी वक्त अपने बालों की लिट को पकड़ती है और अपनी एनर्जी को
यूज करते हुए अपने बाल काट देती है। ये एक रस्म है। हस्बैंड के मरने के बाद वाइफ अपने बालों का एक हिस्सा काट कर वहीं पर फेंक देती है जहाँ पर उसके हस्बैंड की कब्र हो। किंगजुन जैसे ये देखता है कि किंगजू ने यहाँ पर अपने बालों को काटा है, वो ये देखते ही बहुत हैरान हो जाता है। तभी समझ आ जाती है कि ये वाकई में सच कह रही है, ये दोनों वाकई में हस्बैंड एंड वाइफ है। तो वो बेचारा बस वहीं पर रह जाता है क्योंकि वो तो किंगजू के साथ शादी करने के सपने देख रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये पहले से जाओची की वाइफ है। किंगजू वहाँ से अपनी रस्म को पूरा करने के बाद वापस जा रही होती है तो सामने जुनबा खड़ा होता है। जुनबा बहुत ही जोर जोर से रो रहा होता है। वो रोते हुए अपनी बहन से कहता है, सिस्टर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, जीजा जी मेरी वजह से मारे गए क्योंकि मैं स्ट्रांग नहीं था, इसी वजह से उस डीमन ने मुझे निशाना बनाया। काश मैं स्ट्रांग होता। जीजा जी मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छे थे, जीजा जी मुझे यहाँ पर लेकर आए ताकि मैं इस टूर्नामेंट को देख सकूं और यहाँ पर आने के बाद मैंने उन्हीं को मार डाला। जुनबा अपनी बहन से कहता है, सिस्टर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं पावर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मैं एडवेंचर करूंगा, बहुत सारी जगहों पर जाऊंगा और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा, एक दिन मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आऊंगा। जीजा जी हमेशा मुझे कहते थे कि मुझे स्ट्रांग बनना है और कभी भी किसी से बुली नहीं होना, तो अब मुझे यही करना है, अपने जीजा के लिए मुझे ये करना होगा। उन्होंने अपना सैक्रिफाइस दिया मेरी जान बचाने के लिए, तो अब मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा कि जीजा जी को मेरे पर फख्र हो। मेरे वापस आने के बाद मैं तुम्हें और अपने फादर दोनों को प्रोटेक्ट कर सकूंगा। जुनबा वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है जबकि किंगजू से कहती है, अब तुम बड़े हो चुके हो, ठीक है अपना ध्यान रखना, किसी भी मुश्किल में मत पड़ना, अगर कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। इसे नेक्स्ट सीन हिमनली विला मास्टर का दिखाया जाता है। स्वर्ड विला मास्टर के पास जब ये खबर पहुंचती है कल फेरी प्रेग्नेंट है, वो ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है क्योंकि वो पिछले कई सालों से उसके पीछे लगा हुआ था और उससे शादी करना चाहता था। तो अपने बंदे से कहता है, क्या ये बात वाकई में सच है? क्या इसी वजह से वहाँ पर जाकर तलवार के सामने बैठी जाउची के लिए रो रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो उस लड़के जाउची का है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक छोटे लड़के के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती है? कि वाइफ तो ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा मजे ले रही होती है क्योंकि वो तो इस बात से काफी ज्यादा खुश है कि उसके हस्बैंड की उस लड़की से जान छूट गई है। वाइफ उसे कहती है, मेरे इतनी ज्यादा खूबसूरत होने के बावजूद तुम हमेशा उस लड़की के पीछे रहे, तुमने चू जुईचेन को पिछले कई सालों से उसका पीछा किया है और उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कभी तुम्हें घास नहीं डाली। जरा देखो तुम्हारी चू जुईचेन ने कौन सा चांद चढ़ा दिया। एक छोटे से 17 साल के लड़के के साथ ये सब कुछ कर लिया जबकि तुम लोगों को कभी हाथ भी नहीं लगाने दिया और ना ही कभी अपना चेहरा दिखाया है। विला मास्टर चिल्लाकर अपनी वाइफ से कहती है, बकवास बंद करो और इस बारे में कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये बात इस रूम से बाहर ना जाए। उसकी वाइफ भी चिल्लाकर उसे कहती है, बस भी करो, तुम कब तक उसको प्रोटेक्ट करोगे? है ये घटिया औरत ने बिना शादी के ये सब कुछ एक जूनियर के साथ कर लिया। कहीं पर उसका बेटा भी आ जाता है जो कि अपना दिल तोड़वाकर यहाँ पर पहुंचा है। वो दोनों से कहता है, फादर मदर, उसकी हालत काफी खराब होती है, बेचारा काफी ज्यादा उदास होता है। उसकी माँ भागती हुई उसके पास जाती है और उसे कहती है, मेरे बेटे जुनजी मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो इस तरह रो क्यों रहे हो? जुन अपनी मॉम से कहता है, मॉम मुझे जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से प्यार हुआ था लेकिन मेरा दिल टूट गया है। उसकी मॉम से कहती है, मेरा बेटा एक बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट है और एक जीनियस है, फिलहाल का यंग मास्टर होने वाला वारिस है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी लड़की मेरे जीनियस बच्चे को रिजेक्ट कैसे कर सकती है? मुझे बताओ किसने तुम्हारा दिल तोड़ा है? लिंगजुन अपनी मॉम को बताता है कि ये सब कुछ जिया किंगजू ने किया है। जिया किंगजू के साथ प्यार हो गया था। जब फाइट के दौरान मैंने इसका चेहरा देखा तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन आज जब मैंने उसको देखा मैं उससे बात करने के लिए गया लेकिन मुझे पता चला कि वो जाउची की वाइफ है। मैंने वहाँ पर जाउची के लिए उसको रस्म को पूरा करते हुए भी देखा है। तो लिंगजुन की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये सभी फ्रोजन क्लाउड की मेडन्स ये बहुत बड़ी कमीनी है, सभी के पीछे तो सभी मर्द पागल हैं। पहले इस लड़की की मास्टर ने मेरे हस्बैंड को पिछले कई सालों से अपने चक्कर में फंसाई रखा। मेरा हस्बैंड मेरे पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और अब यहाँ पर उसकी जूनियर ने मेरे बेटे का दिल तोड़ दिया। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने रीजन की पावर को यूज करते हुए इनके पूरे के पूरे फ्रोजन क्लाउड पैलेस को बर्बाद कर दूंगी और सभी लड़कियों को मार डालूंगी ताकि ये दोबारा कभी भी किसी मर्द को अपने जाल में न फांस सके। हमारा नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। मिस्टर ज़ूरो अपने ब्लू विंड एम्पायर में वापस आ जाती है पैलेस चीफ किन के साथ। मिस्टर ज़ूरो पैलेस चीफ किन से कहती है, पैलेस चीफ किन आपको मेरे लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं और ज्यादा उदास नहीं हूँ। अब तो इस बात को काफी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, जिसको जाना था वो तो जा चुका है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे अपने फादर का ध्यान रखना है। मेरे फादर बीमार है और साथ ही मेरी फैमिली में बहुत कुछ चल रहा है। मुझे अपने भाइयों को भी रोकना होगा ताकि वो मेरे फादर को मारकर उनकी गद्दी न छीन ले। मैं जाउची के लिए ज्यादा अरसे तक बैठकर रो नहीं सकती और अपने आप को कमरे में बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 87 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 88 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड का एंड वहां पर हुआ था। वहां पर हमारा जाउची मर जाता है। जाउची के मरने के बाद बाकी सभी लोगों का सीन दिखाया जाता है कि सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में दोबारा से बिजी हो जाते हैं। सभी लोग अपने अपने काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि सिस्टर ज़ूरो भी वापस से अपने ब्लू विंड एम्पायर इंपीरियल सिटी में वापस आ जाती है और वापस आने के बाद पहले चीफ किन से कहती है, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुद ही संभाल लूंगी। पता है कि मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, मुझे अभी फादर का ध्यान रखना है और जहाँ पर इंपीरियल फैमिली के मसलों को भी निपटाना है। मैं जाउची के लिए ज्यादा दिन तक उदास नहीं रह सकती। तो यहीं पर इंपीरियल सिटी में कुछ लोग खड़े होते हैं, वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक दूसरे वाले से कहता है, क्या तुमने सुना है कि इस बार की जो रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था उसमें जो चैंपियन था वो हमारी फैमिली का एक चैंपियन था, यानी कि हमारे इंपीरियल सिटी का एक चैंपियन था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बार की रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर आने वाला लड़का विला में ही मारा गया। दूसरा लड़का उसे कहता है, मेरे पास भी एक न्यूज है, मैंने सुना है कि फ्रोजन क्लाउड पैलेस की जो लड़की जिसका नाम किंगजू है वो 17 साल की उम्र में ही एम्परर परफॉर्म ड्राम में चली गई है, यानी कि वो सबसे पावरफुल जीनियस बन चुकी है। तीसरा बंदा उनसे कहता है, मेरे पास इससे भी बड़ी एक न्यूज है, मैंने सुना है कि फ्रोजन क्लाउड पैलेस की जो मेडन है चू जुईचेन, वो कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया और बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स उसके पीछे लगे रहते थे, वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो
बच्चा है वो जाउची का है। जाउची के मरने के बाद उस लड़की ने अपना होश खो दिया और वो पागलू की तरह वहाँ पर बैठकर रो रही थी। चौथा बंदा कहता है मेरे पास भी एक न्यूज है, एक और न्यूज जो कि काफी ज्यादा मसालेदार है। सुना है कि फ्रोजन क्लाउड पैलेस की जो लड़की जिसका नाम किंगजू है, जाउची उसका हस्बैंड है। अब ये दोनों 16 साल के थे तब इन दोनों की आपस में शादी हुई थी। मैंने सुना है कि वो लड़की किंगजू उस जगह के सामने खड़ी होकर अपने बाल भी उसने काटे हैं, यानी रस्म को पूरा किया है जहाँ पर जाउची की मौत हुई है। सारी खबरें यहाँ पर फैल चुकी है, कोई खबर भी अब किसी से छुपी हुई नहीं है। नेक्स्ट सीन हमें फ्रोजन क्लाउड पैलेस का दिखाया जाता है। फ्रोजन क्लाउड पैलेस की मास्टर अपनी चेयर के ऊपर बैठी होती है, जबकि लिटिल फेरी उसके सामने ग्राउंड पर बैठी होती है। फ्रोजन क्लाउड पैलेस की मास्टर से कहती है जी तुमने क्या कर दिया चू यूइचिन, तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लिटिल फेरी आगे से बहुत शर्मिंदा होती है और उसे कहती है आपकी स्टूडेंट को पता है कि उसने क्या किया है। एलिस मास्टर से कहती है मैं तुम्हारे मुंह से ये बात जानना चाहती हूँ, क्या ये बात वाकई में सच है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसी कमीने लड़के का है। लिटिल फेरी कहती है हाँ ये उसी लड़के का है, ये युंची का ही बच्चा है। एलिस मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है जी तुमने क्या कर दिया, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है वो लड़का सिर्फ एक 17 साल का लड़का है, तुम्हारा जूनियर है, तुम एक 17 साल के लड़के के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। इस मास्टर से कहती है मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर माफ कर सकती हूँ, मेरे सामने इस बात की कसम उठाना होगी, तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दोगी, तुम इस बच्चे को जाया कर दोगी और साथ ही उसके बाद तुम इस बात का वादा करोगी कि दोबारा कभी भी किसी मर्द को तुम्हें हाथ नहीं लगाने दोगी, उसके बाद ही तुम यहाँ पर रह सकती हो। मैं तुम्हें इमॉर्टल पैलेस से कभी भी जाने नहीं दूंगी, तुम हमेशा एक रूम के अंदर बंद रहोगी और कल्टीवेट करती रहोगी। लिटिल फेरी अपनी मास्टर से कहती है मास्टर मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ये गलती मेरी है, मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, लेकिन इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, ये तो मासूम है। अगर मास्टर आप मुझे इस बच्चे को पैदा करने दें और इसको रेस करने दें तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं दोबारा जिंदगी में कभी भी किसी दूसरे मर्द की तरफ देखूंगी भी नहीं और उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। जो भी मुझे ऑर्डर्स देंगे मैं उन ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी, भी आपके ऑर्डर्स को डिसोबे नहीं करूंगी। उसकी मास्टर और भी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, हालांकि 7 मेडन्स की हेड हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इस तरह की बात कर रही हो, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। तो ठीक है फिर मैं तुम्हें सच्चाई के बारे में बताती हूँ। क्या तुम्हें पता है कि हमारी फ्रोजन क्लाउड मेडन्स को उनके साथ ताल्लुक रखने की इजाजत क्यों नहीं है? हमारा यहाँ पर रूल है कि हमारी डिसाइपल्स किसी भी मर्द के साथ ना तो शादी कर सकती है ना ही कोई इस तरह का ताल्लुक रख सकती है, क्योंकि अगर तुम इस बच्चे को गिराना नहीं भी चाहती तभी तुम इस बच्चे को सक्सेसफुली बर्थ नहीं करवा पाओगी, क्योंकि सिर्फ 2 ही महीने में जो बच्चा मर जाएगा। फ्रोजन क्लाउड पैलेस में जो स्पेशल आर्ट सिखाई जाती है उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो 5 मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं और हमारा शरीर किसी भी बच्चे को जन्म देने के लिए परफेक्ट नहीं है। तुम इस बच्चे को इसी तरह कंटिन्यू रखती हो तो सिर्फ 2 महीने के बाद ये बच्चा अंदर ही बर्फ से जम जाएगा और वहीं पर मर जाएगा। लिटिल फेरी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और ये बात सुनते ही वो जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को क्रिपल कर देती है कि वो अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी फ्रोजन आर्ट्स की कल्टीवेशन है उसको क्रिपल कर दे और उसके ऑर्गन्स दोबारा से नॉर्मल औरत की तरह हो जाए। लिटिल फेरी इस वक्त एम्परर परफॉर्म ग्राम तक पहुंच चुकी है, लेकिन इसने अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन को वेस्ट कर दिया है सिर्फ जाउची के बच्चे को जन्म देने के लिए। कि मास्टर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है, वो उसे कहती है यूइचेन मैंने सोचा भी नहीं था कभी तुम इस हद तक पहुंच जाओगी, तुम 7 मेडन्स की हेड थी और तुम्हारी कल्टीवेशन एम्परर लेवल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन तुमने सिर्फ एक बच्चे के लिए अपनी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया, तुमने अपनी इमॉर्टल पैलेस की कल्टीवेशन को छोड़ दिया। तुम मेरी वो पहली डिसाइपल थी जिसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा फख्र था, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती थी और मैंने तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर की, लेकिन पता नहीं उस लड़के ने तुम्हारे ऊपर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि तुम अपने मास्टर के खिलाफ जा रही हो और उसके ऑर्डर्स को नहीं मान रही। लिटिल फेरी चू यूइचेन वहीं पर नीचे गिर चुकी होती है और अपनी मास्टर से कहती है उस लड़के ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत याद दी है, तो ये वाला तोहफा मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी, मुझे इस बारे में जरा भी पछतावा नहीं है, ना ही मैं कभी दोबारा जिंदगी में इस बारे में पछताऊंगी, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में एक बात का पछतावा जरूर रहेगा। जब उस लड़के ने मुझे इस बात का मौका दिया था कि मैं उसकी औरत बन सकती हूँ तब मैंने उसको इग्नोर किया, लेकिन अब जबकि वो मर चुका है तो मैं उसकी औरत भी नहीं बन सकती, मैं उसके इस बच्चे को पालूंगी क्योंकि युनची इस दुनिया में अकेला था और उसकी ब्लड लाइन में ये आखिरी उसका वारिस है। मैं नहीं चाहती कि जाउची की ब्लड लाइन उसके साथ ही यहाँ पर खत्म हो जाए, ये जाउची का आखिरी वारिस है तो मैं इसको पालना चाहती हूँ, मुझे इसके लिए आपकी इजाजत चाहिए, प्लीज मास्टर मुझे अपना कंसेंट दे दे कि मैं इस बच्चे को पैदा कर सकूं। उसकी मास्टर से कहती है चलो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाओ, बस इस बारे में इसी तरह सोचो कि मैंने कभी भी तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं किया, तुम कभी भी फ्रोजन क्लाउड पैलेस की एक मेंबर नहीं थी, क्योंकि तुमने अपनी फ्रोजन क्लाउड पैलेस से जितनी भी कल्टीवेशन को हासिल किया था सभी को क्रिपल कर दिया है। हाँ अब हमारे फ्रोजन क्लाउड पैलेस के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम स्नो पैलेस को छोड़कर चली जाओ, ना सिर्फ स्नो पैलेस को बल्कि स्नो माउंटेन को भी छोड़कर चली जाओ, किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर तुम इस बच्ची को रेस कर सको, दोबारा कभी भी वापस मत आना। यूइचेन भी वहीं पर रोना शुरू कर देती है और अपनी मास्टर से कहती है मास्टर आपका मेरे पर बहुत बड़ा एहसान है, आपने मुझे यहाँ पर पाला पोसा, आपने मुझे बड़ा किया, आपने मुझे तरबियत दी, आपने मेरी कल्टीवेशन को बढ़ाया, आपने मुझे हमेशा एक माँ की तरह प्यार किया, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा गुस्से में है, मैंने अपनी मास्टर को गुस्सा दिला दिया, मेरी वजह से हमारे सेक्टर के नाम के ऊपर भी एक दाग लग गया है, मुझे पता है कि मेरे गुनाह माफ करने के लायक नहीं है, लेकिन मैं आप सभी के इन सारे एहसानों का बदला जरूर चुका दूंगी, एक ना एक दिन मैं अपने बेटे के साथ वापस आऊंगी और मेरा बेटा आपके एहसान के बदला चुकाएगा। लिटिल फेरी जल्दी से बाहर की तरफ चली जाती है और अपनी मास्टर से कहती है मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, आपने कंसेंट दे दिया तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लिटिल फेरी के वहाँ से चले जाने के बाद इस मास्टर अपनी लड़कियों से कहती है सभी लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए जो भी मैं यहाँ पर कहने वाली हूँ, यूइचेन ने हमारे सेक्टर को छोड़ दिया है, उसे सेक्टर से निकाल दिया गया, अब उसका हमारे फ्रोजन क्लाउड पैलेस के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, जो यूइचेन की जगह पर लिटिल जिया इसकी जगह लेगी, जिया किंगजू अब इसकी जगह पर 7 मेडन्स की हेड बनेगी। हमारी फ्रोजन क्लाउड पैलेस के जितने भी डिसाइपल्स इस वक्त बाहर है उन सभी को पैलेस में वापस बुला लिया जाए, उन सभी डिसाइपल्स के वापस आने के बाद पैलेस के दरवाजों को बंद कर दो, हम लोग अगले 3 साल तक अपने दरवाजे ओपन नहीं करेंगे किसी के लिए भी नहीं। तो ये सारी तो आसपास की हो गई बातें, अब यहाँ पर से चलते हैं हमारे हीरो की तरफ, जहीं से हमारा नेक्स्ट सीन हमारे जाउची का दिखाया जाता है। जाउची अभी भी उस सोल फॉर्मेशन के तलवार के नीचे होता है, जाउची बेहोश हो चुका होता है क्योंकि उस डीमन किंग ने उसके ऊपर अटैक किया था। वो कहता है ये कौन सी जगह है और क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? बोली चिल्लाकर उसे कहती है बेवकूफ कहीं के, हर बार तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल देते हो, तुम्हें अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है, हर बार तुम ऐसा ही करते हो। तो तुमने जहाँ पर ग्रेड में आप बुद्धा की सेकंड लेवल को अनलॉक नहीं किया होता तो अब तक तुम उस डीमन किंग के अटैक की वजह से मर चुके होते।
जाओची से कहता है मास्टर मोली प्लीज मुझे माफ कर देना, हाँ मुझे बताया कि मैंने गलत किया है। मोली गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहती है बेवकूफ, आप अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप कंसंट्रेट करो अपनी पावर्स को दोबारा से गैदर करने के लिए। अपनी सारी की सारी परफॉर्मेंस एनर्जी को वेस्ट मत करना। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ड्रैगन ब्लड की पावर को एक्टिवेट करो, साथ ही ग्रेड वे आप बुद्धा को यूज करते हुए अपनी बॉडी को हील करो। मोली जाओची से कहती है उस डीमन को अच्छी तरह से पता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुम मरे नहीं हो, लेकिन उसने तुम्हारे ऊपर कोई फेडरल ब्लो नहीं दिया ताकि तुम्हारी जान न जाए। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, तुम्हारे पास अभी काफी टाइम है, वो तुम्हारे पर अटैक नहीं कर रहा। तुम्हें अपनी सारी परफॉर्मेंस एनर्जी को दोबारा से गैदर करना होगा। अपनी परफॉर्मेंस एनर्जी को हासिल करने के बाद डार्क कार्ड ब्रोकन शैडो टेक्निक को यूज करते हुए इस फॉर्मेशन से बाहर निकलने की कोशिश करो, शायद तुम इस फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर निकल पाओ। जाओची वहीं पर पड़ा होता है जबकि वो डीमन भी जाओची की तरफ देख रहा होता है। जाओची काफी देर तक वहीं पर पड़े पड़े अपनी परफॉर्मेंस एनर्जी को गैदर करता है और एनर्जी को गैदर करने के बाद वो उठता है और कहता है लगता है कि अब टाइम हो चुका है, अब क्योंकि मेरे पास काफी सारी एनर्जी है तो मैं इस बैरियर से बाहर निकल सकता हूँ। तो जाओची क्योंकि डीमन के इर्द गिर्द भी एक बैरियर है, उस बैरियर के अंदर गिरा होता है, तो उस बैरियर के अंदर से बाहर निकलना होता है। वो बड़ी स्पीड के साथ उड़ता है और उस बैरियर के अंदर से बाहर निकल आता है। जाओची कहता है अब मैं अगर इस डीमन किंग को मार डालता हूँ तो इस डीमन किंग के मरने के साथ साथ ये पनिशमेंट वर्ड भी डीएक्टिवेट हो जाएगी, यानी ये बड़ी फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो जाएगी और मैं आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। डीमन किंग भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और जाओची से कहता है चलो देखते हैं कि तुम मुझे कैसे मारते हो, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे जैसा एक छोटा सा कीड़ा मुझे कैसे मारता है। जाओची कहता है मुझे पहले अपने पास देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। जाओची कहता है अब ग्रेड वे आप बुद्धा को यूज करते हुए अपनी बॉडी को बार बार हील नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर और भी काफी सारे मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। पर्पल वेंट हीवनली क्रिस्टल था जो कि जिया किंगजू ने मुझे दिया था, मैं उसको भी यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास जो खाने वाली रिंग थी और बाकी जड़ी बूटियां थी वो सारी जिस रिंग के अंदर थी वो तो मैं सूलिंग को दे आया दूसरी डायमेंशन में। अगर मैं जल्दी से जल्दी इस डीमन किंग को मारकर इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर नहीं निकलता, मैं इस डीमन किंग के हाथों से ना भी मारा जाऊँ तभी मैं यहाँ पर भूख और प्यास से मारा जाऊंगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा खाना नहीं बचा। जाओची वहीं पर खड़े खड़े ग्रेड वे आप बुद्धा को यूज करते हुए अपने जख्मों को हील कर लेता है। जाओची कहता है अब जबकि मेरे जख्म ठीक हो चुके हैं तो लगता है कि वक्त हो चुका है इस डीमन के ऊपर अटैक करने का, मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा तभी शायद मैं इस डीमन को मार पाऊँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 88 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जाओची इस डीमन किंग को मार पाएगा और क्या इस फॉर्मेशन के अंदर से निकल पाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।